देखिएगा जी, आज का जो चैप्टर हम डील करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में। देखिएगा, इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं अपने हिसाब से जो हमेशा कहता हूँ वो है आप कंसिडरेशन में लेना एनिमल टिश्यू को, क्योंकि मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो एनिमल टिश्यू से ही पूछा गया होगा। ठीक है, तो चलिएगा एक एक कर इन चीज़ों को डील करते हैं। देखिए, सबसे पहले टिश्यू है क्या फिर, तो है ना। तो देखिए टिश्यू क्या होता है। जब हम एनिमल किंगडम भी पढ़ रहे थे तो भी मैंने कहा था कि लाइफ जब स्टार्ट होती है तो हमेशा सेल से स्टार्ट होती है, फिर सेल के एग्रीगेट्स बनते हैं, उनके गुच्छे तैयार होते हैं। ठीक है, और उन सेल की डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। डिफ्रेंसिएशन होने का मतलब है उनको एक स्पेसिफिक रोल हमारी बॉडी में क्या करना है उसके बारे में पता होना शुरू हो जाता है। अब इस यहाँ पर टिश्यू को हम क्या कहेंगे? टिश्यू है हमारे पास में एग्रीगेट ऑफ सिमिलर सेल। सिमिलर का मतलब वो सेल बिल्कुल माइटोटिकली सिमिलर होने वाले हैं। मियोसिस नहीं हो रही है ऐसे सेल के अंदर, माइटोसिस का फंडामेंटल है। ठीक है, तो these cells having a particularly the common origin and performing a particularly a specific function। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे सेल इकट्ठे होने पर और वो सभी के सभी सेल सिमिलर हैं और वो सभी के सभी सेल एक ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एग्रीगेट ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा नाउ, ये जो एनिमल टिश्यू वर्ड था ये कॉइन किया था बिचेट नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी हमारे पास बिचेट ही हैं। हिस्टोलॉजी जो वर्ड है दैट इज बीइंग कॉइंड बाय मेयर, ये थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। क्योंकि जो एनिमल टिश्यू है वो वर्ड हमारे पास कॉइन की थी बिचेट ने, लेकिन हिस्टोलॉजी जो वर्ड है वो कॉइन की थी मेयर ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में हम बेसिकली कुछ नहीं है, हम टिश्यू को अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से दिखता है, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके इंटरनल कंटेंट्स क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में। क्लियर? चले, अब देखिएगा, हमारी बॉडी में बेसिकली चार तरह के टिश्यू हैं। कितनी तरह के टिश्यू बताए? चार तरह के। पहला आपके पास एपिथेलियल टिश्यू आता है। हमारी बॉडी में जो सबसे अबंडेंट टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद में आपके पास मस्कुलर टिश्यू आती है और उसके बाद में आपके पास नर्वस टिश्यू आती है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि टिश्यू क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ सेल हैं जिनका ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिन हमको पता होना चाहिए, ये टिश्यू कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों जगह से ओरिजिनेट करते हैं, तीनों जर्म लेयर से, एक्टोडर्म से भी, एंडोडर्म से भी, मीजोडर्म से। एनिमल किंगडम में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों से डिराइव होता है। इसके जो बेसिक फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन देना, सिक्रीशन करना, थर्ड आपके पास एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, फोर्थ एक्सक्रीशन में हेल्प करना और लास्ट पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। ये हम देखेंगे एक एक कर दो एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या वो फंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आती है आपके पास में कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड है, हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में पाया जाने वाला टिश्यू है ये। ठीक है, तो बेसिक रोल क्या है इसका? अटैचमेंट में हेल्प करना, सपोर्ट करना और स्टोरेज का पर्पस। ठीक है, कई बार एक वर्ड और लिखा होगा एंकरेज में हेल्प करना। तो कल भी हमने एक वर्ड एंकरेज के लिए यूज किया था, तो मैंने कहा था एंकरेज का मतलब होता है उसी पर्टिकुलर जगह पर कुछ चीजों को आपके पास मूव नहीं करने देने में जो चीज हेल्प करती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंकरेज। ठीक है, उसके बाद आती है मस्कुलर टिश्यू जो आपकी बॉडी की कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, अगेन मीजोडर्मली ही डिराइव्ड है। काम है इसका बेसिकली मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट और लोकोमोशन में हेल्प कर देना। क्लियर हो गया जी? उसके बाद आती है नर्वस टिश्यू, एक्टोडर्मली डिराइव्ड टिश्यू है, हमारी बॉडी की एक्साइटेटरी टिश्यू है और आपके इस मस्कुलर टिश्यू को कंट्रोल करने में यही पर्टिकुलर नर्वस टिश्यू जो है वो रोल प्ले करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। काम क्या हो गया जी? फंक्शन है इसका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बाय द नर्व इंपल्स। तो मैंने अभी कह दिया ना कि जितने भी पर्टिकुलर आपके पास मस्कुलर एक्टिविटी होती है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस पर्टिकुलर नर्वस टिश्यू। तो ये ध्यान होना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया जी ये सारी की सारी चीज। एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों से डिराइव होता है। कनेक्टिव टिश्यू आपके पास मीजोडर्म से डिराइव होती है, मस्कुलर टिश्यू आपके पास मीजोडर्म से डिराइव होता है, नर्वस टिश्यू भी आपके पास एक्टोडर्म से ही डिराइव होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ओरिजिन से ही पूछ लेते हैं, कई बार फंक्शन से। एक्सेप्शन पूछ लेंगे कौन सा टिश्यू में कौन सा फंक्शन नहीं होता है। क्लियर हो गया जी इतनी चीज? चलिएगा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आती है आपके पास, हम एपिथेलियल टिश्यू को अब डील करने की कोशिश करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू एग्जैक्टली में उस टिश्यू की खासियत क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू लाइन द आउटर सरफेसिस ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड वेसल थ्रू आउट द बॉडी। देखिए बहुत सिंपल सी बात क्या लिखी हुई है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके जो आउटर सरफेसिस होते हैं वो इसी एपिथेलियल टिश्यू से आपके पास बने होते हैं। एक चीज हमें पता लग गई, जितनी भी ब्लड वेसल हैं उनकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। इसके अलावा देखिएगा, इनर सरफेसिस ऑफ द कैविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारे जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं और जिनमें पर्टिकुलर कुछ स्पेसिस होते हैं, उन स्पेसिस और कैविटीज को कवर करने का जो एपिथेलियम है वो भी आपके पास एक एपिथेलियल टिश्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर पर्टिकुलर रोल जो हमें प्ले कर कर अभी दिखाई पड़ रहा है वो है हमारे पास प्रोटेक्शन का, क्योंकि उन्होंने जितने भी ऑर्गन हैं उनकी आपके पास जो कैविटीज है उनको भी लाइन किया हुआ है, आउटर सरफेसिस ऑर्गन के भी लाइन किए हुए हैं, ब्लड वेसल जो इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में रोल प्ले करती हैं उनको भी लाइन किया हुआ है। तो एक तरह का प्रोटेक्टिव रोल है। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी लिखो, एग्जाम्पल है एपिडर्मिस, ध्यान दीजिएगा, एपिडर्मिस दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। तो आउटर लेयर ऑफ स्किन दैट इज द एपिडर्मिस जो है वो एक एपिथेलियल टिश्यू है। अब ये आपके पास एपिडर्मिस किस चीज का रोल प्ले कर रही है, अगेन दी प्रोटेक्शन का ही, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। चले उसके बाद देखिए क्या बोलता है, देयर आर 3 प्रिंसिपल शेप्स ऑफ एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एग्रीगेट ऑफ सेल होंगे, तो सेल जो है वो आपके पास हो गए एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल 3 तरह के बताते हैं, ठीक है, एक हो गए स्क्वेमस टाइप के, एक हो गए कॉल्यूमिनर टाइप के और एक हो गए आपके पास क्यूबॉइडल टाइप के, ठीक है। अब देखिएगा स्क्वेमस जो है वो आपके पास सबसे छोटा सेल है, इसकी मॉर्फोलॉजी सबसे ज्यादा डिफरेंट होगी। उसके बाद में आपके पास इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं क्यूबॉइडल सेल और लास्ट में आपके पास आए कॉल्यूमिनर सेल, इनको इलोंगेटेड सेल भी कहा जाता है। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, एपिथेलियल टिश्यू की खासियत क्या होने वाली, खासियत क्या है, आपके पास एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर डिफरेंट लेयर ऑफ सेल आपको दिखाई पड़ेंगे। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एपिथेलियल टिश्यू की खासियत क्या होगी, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर डिफरेंट आपके पास लेयर पर पड़े हुए सेल्स। अब ध्यान दीजिएगा यहां से हम क्या चीज डील करते हैं, मान लीजिए ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बहुत सिंपल सी बात है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अ लेयर ऑफ सेल, मीन बाय एक ही लेयर ऑफ सेल है, मान लीजिए ये आपके पास एक लेयर ऑफ सेल है। तो एक लेयर ऑफ सेल अगर आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी हुई होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। कैसा है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर लेयर के ऊपर एक और लेयर, मतलब अब आपके पास में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक से ज्यादा आपके पास लेयर ऑफ सेल आपको दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे एपिथेलियम को हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड है। नाम क्या लिखेंगे, स्ट्रेटिफाइड है या कंपाउंड एपिथेलियम है, ये ध्यान होना चाहिए। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सिंगल लेयर ऑफ सेल ही आपको मिलेगी तो वो सिंपल एपिथेलियम है, मल्टीपल लेयर मिलेंगी आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन पर तो वो आपकी कहलाएगी कंपाउंड या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। क्लियर हो गई जी इतनी सी बात। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है जी, सेल्स आर आइदर सिंगल लेयर और मल्टी लेयर्ड, मैंने अभी बता दिया जी। उसके बाद सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये सेल दूसरे सेल के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बीच में कोई भी आपके पास स्पेस नहीं है। क्लियर हो गई जी, ये ध्यान रखने की कोशिश करनी है। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट का मतलब होता है क्लस्टर्स में अरेंज है, गुच्छों में अरेंज है ये, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट आता है, सेल्स ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑलवेज रेस्ट ऑन द नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ध्यान दीजिएगा वर्ड क्या लिखा हुआ है, नॉन लिविंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन लिविंग है, मीन बाय उसमें कोई अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसीलिए पर्टिकुलर प्रोटेक्शन का रोल दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ, वो अगर अजीवित लेयर है तो उसको सर्वाइव कौन करवा रहा है, सर्वाइव करवा रहा है एपिथेलियल टिश्यू के नीचे लगी हुई कनेक्टिव टिश्यू लेयर। तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर से एपिथेलियल टिश्यू को ब्लड सप्लाई मिलती रहती है, इसीलिए उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लगातार डिवाइड कर सकता है और रीजनरेट कर सकता है थ्रू आउट द लाइफ। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी का एक ऐसा टिश्यू है जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लगातार रीजनरेट कर सकता है और उसमें जो सेल पाए जाते हैं वो लगातार डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी अभी एक चीज ये भी कही कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है नॉन लिविंग है, तो उसको जो ब्लड सप्लाई दी जाएगी वो नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा दी जाएगी, ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। अब एक और बात, अगर फ्री सरफेस ऑफ सेल्स मे हैव फाइन हेयर
दैट इज सीलिया और माइक्रोविलाई और मे बी स्मूथ। जैसे मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, इसके ऊपर लगे हुए ये सेल है, तो इस सेल के सरफेस के ऊपर हो सकता है फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हो जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, या थोड़े से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम सीलिया कहते हैं। हो सकता है कि आपके पास में ना माइक्रोविलाई हो ना सीलिया हो, इसका मतलब है वो स्मूथ सरफेस है जैसे ये वाला है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंटली आपने ध्यान रखने की कोशिश करनी। अब देखो यहां पर लिख भी दिया है कि एपिथेलियल टिश्यू कैसा है, नॉन वस्कुलराइज्ड टिश्यू है, मीन बाय कोई ब्लड सप्लाई इसमें नहीं होती। अब उसके बाद देखिए, ड्यू टू एब्सेंस और लेस ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेसिस ब्लड वेसल lymphatic vessels are unable to pierce the tissue, so the blood circulation is absent in the epithelium। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, तो स्पेस ना होने की वजह से आपके पास में ब्लड वेसल जो है या लिम्फेटिक वेसल जो है वो कैसे पेनिट्रेट कर पाएंगी, तो नहीं पेनिट्रेट कर पाती हैं। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू को किसकी मदद लेने पड़ती है, कनेक्टिव टिश्यू की मदद लेने पड़ेगी, ताकि उसको ब्लड सप्लाई मिलती रहे और सेल में ये कैपेबिलिटी बनी रहे कि वो लगातार डिवाइड करता रहे और लगातार उसकी रीजनरेशन होती रहे। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया जी। अब देखिए क्या लिखता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसकी दो लेयर होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन की कितनी लेयर बता रहा है, दो लेयर होती हैं। एक है बेसल लमाइना, और बेसल लमाइना की खासियत होती है इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड सिक्रीटेड बाय द एपिथेलियल सेल। ध्यान दीजिएगा, सिक्रीटेड, जैसे मान लीजिए ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के मैं दो हिस्से कर देता हूं, ठीक है जी। तो दो हिस्सों में ये जो आपके पास अपर मोस्ट लेयर आपको दिखाई पड़ रही है ये है बेसल लमाइना, और इसके नीचे अगर आपकी ओर को लेयर को देखने की कोशिश करेंगे तो उसका नाम है आपके पास में दैट इज द फाइब्रस लमाइना, ठीक है जी। तो एक हो गई आपके पास ये वाली दैट इज बेसल लमाइना, और नीचे हो गई आपके पास फाइब्रस लमाइना। अब फाइब्रस लमाइना जो है इसकी खासियत क्या है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ द कोलेजन एंड द रेटिकुलर फाइबर सस्पेंडेड इन द म्यूकोपॉलीसेक्राइड व्हिच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास फाइब्रस लमाइना है ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, और ये जो आपके पास बेसल लमाइना है ये एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। लेकिन हम पढ़ते यही है कि आपके पास जो ये पर्टिकुलरली बेसमेंट मेम्ब्रेन है इट इज अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलरली एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू की ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी है, एक बेसल लमाइना दैट इज बीइंग सिक्रीटेड बाय द एपिथेलियल सेल एंड दिस फाइब्रस लमाइना दैट इज बीइंग सिक्रीटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू सेल। तो ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू के आपके पास जो पार्ट है उससे भी, और एपिथेलियल टिश्यू सेल जो है वो भी उसको सिक्रीट करने में हेल्प करता है। इसीलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो हिस्से बताए गए, एक आपके पास बेसल लमाइना, दूसरा आपके पास में फाइब्रस लमाइना। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट और, ये आपके पास बायोमोलिक्यूल से पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए क्या लिखा है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ hyaluronic acid which is composed of the two components that is N-acetyl glucosamine and the glucuronic acid। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी ये चीज कही कि आपके पास पर्टिकुलरली म्यूकोपॉलीसेक्राइड का कंटेंट जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो बेसिकली आपके पास में हाइलोरनिक एसिड की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होती है, और जिसके दो कंपोनेंट होते हैं दैट इज N-acetyl ग्लूकोसामीन एंड ग्लूक्रोनिक एसिड। ये आपको बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन पूछी जाती है, और ये ऑल्टरनेटिवली अरेंज है। जैसे आप यहां पर देख सकेंगे कि ये ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है N-acetyl ग्लूकोसामीन की, वैसे ही आपके पास ग्लूक्रोनिक एसिड की भी आपके पास ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट आपको दिखाई पड़ेगी जब आप इस म्यूकोपॉलीसेक्राइड दैट इज हाइलोरनिक एसिड को डील करने की कोशिश करिए। अब चलिएगा नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है, स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं एपिथेलियल सेल में। अब देखिए स्पेशलाइज्ड जंक्शन का क्यों हम यहां पर रोल प्ले करने की कोशिश करें, देखो ये सेल है और ये दूसरा सेल है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दोनों सेल के भीतर में कोई स्पेस आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर आपके पास दो सेल है इनके बीच में एक जंक्शन बन गया। अब ये जंक्शन जो है बेसिकली कभी ब्रेक नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा ये ब्रेक नहीं करेगा, और इस जंक्शन को हम स्पेसिफिकली कहते हैं दैट इज द टाइट जंक्शन। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, टाइट जंक्शन या जोनुला अक्लूडेंस। क्लियर है जी। अब इसका काम क्या होगा, इट हेल्प टू प्रिवेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। सिंपल है जी। अब मान लीजिए ये आपके पास सेल है, ये दूसरा सेल है, अब मान लीजिए ये सेल के अंदर कोई पर्टिकुलरली पॉइजनस प्रोडक्ट है इस सेल के अंदर, तो वो पॉइजनस प्रोडक्ट यहां पर जाने की कोशिश करेगा इस वाले सेल के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास यहां पर क्या लगा हुआ है, जोना अक्लूडन लेयर लगी हुई है, एक आपके पास जंक्शन लगा हुआ है, वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहा है और उसका नाम है बेसिकली टाइट जंक्शन विच इज हेल्पिंग इन द प्रिवेंशन ऑफ अ लीकेज अक्रॉस द टिश्यू।
क्लियर हो गई जी। अब दूसरी बात देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एपिकल पार्ट बिकम्स टाइटली पैक्ड टुगेदर और इवन फ्यूज। अब जैसे मतलब मान लीजिए ये सेल है और ये दूसरा सेल, तो दूसरे सेल का ये वाला हिस्सा यहां पर और इसी सेल का पार्ट आपके पास दूसरे वाला यहां पर, ये हो गए इसके एपिकल पार्ट। तो एपिकल पार्ट जो है ये टोटली फ्यूज होते हैं, यहां पर कोई भी स्पेस आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां से कभी भी आपके पास में किसी भी चीज का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी है कि टाइट जंक्शन जो है वो लीकेज को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। अब ये टाइट जंक्शन यहां पर वैसे मैंने दो तरह के लिखे, वैसे होते तीन तरह के हैं आपके पास में। पहला है इंटरडिजिटेशन, सेकंड आती है इंटरसेल्यूलर ब्रिजेस। आपको ये याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ याद ये रखना है टाइट जंक्शन जो है वो बेसिकली उनको जोना अक्लूडेंस कहते हैं। टाइट जंक्शन आपके पास बेसिकली तीन तरह के हैं, यहां पर मैंने दो तरह के लिखे हुए हैं। एक है इंटरडिजिटेशन। अब इंटरडिजिटेशन क्या होती है? दीज आर द फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ एडजेसेंट सेल। तो मान लीजिए ये सेल है, इस दूसरे वाले सेल की आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो आपके पास दूसरे सेल के साथ में आपके पास में चिपकने की कोशिश करती है, तो उसको कहते हैं इंटरडिजिटेशन। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आती है इंटरसेल्युलर ब्रिजेस। अब इंटरसेल्युलर ब्रिजेस के लिए क्या लिखा? दीज आर द माइन्यूट प्रोजेक्शन दैट अराइज अगेन फ्रॉम द एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन, दे मेक कॉन्टेक्ट विद वन अनदर। मीन बाय आपके पास अब ये नहीं हम कहेंगे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो फिंगर्स तो लंबी लंबी होती हैं, लेकिन आपके पास अगर माइन्यूट छोटी छोटी प्रोजेक्शन जो है वो दूसरे सेल के साथ में आपको चिपकते हुए दिखे तो उसको हम कहेंगे इंटरसेल्युलर ब्रिजेस। अब देखो, जितना ज्यादा आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतनी ही ज्यादा कैपेबिलिटी होगी कि एक सेल दूसरे सेल के साथ में चिपक पाएगा। लेकिन इंटरसेल्युलर ब्रिजेस से ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वो बहुत फाइन प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको फंडामेंटल याद रखनी है। चलेगा। उसके बाद अगला आपके पास जो स्पेशलाइज्ड जंक्शन आती है उसको कहते हैं गैप जंक्शन। अब देखिएगा गैप जंक्शन, देखो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मान लो ये सेल है, ये दूसरे सेल के साथ पूरी तरह से चिपक गया है, ठीक है। तो अब मान लो जो यूजफुल न्यूट्रिएंट होंगे, अगर मान लो ये वाला सेल जो है जिसको मैंने ये मार्क कर दिया, अगर ये सेल अभी डेफिशिएंट है, इसमें न्यूट्रिशन उतनी नहीं है, तो इस सेल से ट्रांसफर होना चाहिए वो न्यूट्रिशन। इसका मतलब टाइट जंक्शन तो ऐसा करने से आपको मना कर देंगे, लेकिन उसी सेल में इस पर्टिकुलर स्पेशल जंक्शन के ऊपर एक गैप जंक्शन पड़ा हुआ है। ये गैप जंक्शन किस चीज में हेल्प करता है? इट फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म of the adjacent cell for rapid transfer of the ion, small molecule and sometimes the big molecules also. मीन बाय अगर इस सेल की जरूरत ये है कि मुझे न्यूट्रिशन चाहिए और मैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हूं, तो ये सेल एडजेसेंट वाले सेल जो हैं उसके जो साइटोप्लाज्मिक आपके पास कंटेंट हैं वो आपके पास में मूव करने की कोशिश करेंगे इस सेल के अंदर, और वो जो बेसिक चीज होगी जो ट्रांसफर हो रही है वो आयंस हो सकते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या कुछ सर्टेन बिगर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं अगर उस सेल की वो जरूरत है। तो आपके गैप जंक्शन जो है वो इस चीज में हेल्प कर कर आपको देते हैं, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। क्लियर हो गई जी। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट जंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू में अगले आपके पास आए इंटरमीडिएट जंक्शन, जिनको हम जोना एडहियरेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा नाम क्या लिखा है, जोना एडहियरेंस। याद, क्योंकि मैंने अभी पीछे जब आपको ये चीज पढ़ाई कि जो टाइट जंक्शन है उनका जोना अक्लूडेंस कहते हैं। अक्लूड करने का मतलब होता है पूरी तरह से स्टॉप कर देना किसी चीज को, और यहां पर इंटरमीडिएट जो आपके पास जंक्शन इनको जोना एडहियरेंस, एडहियर करने का मतलब है टू डिफरेंट आपके पास जो सेल है उनको आपको एक साथ में जोड़ने में हेल्प करनी। तो देखो क्या लिखा है, दे आर यूजुअली अकर जस्ट बिलो द टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन के बिल्कुल नीचे आपको जो दिखेंगे वो आपके पास में इंटरमीडिएट जंक्शन होते हैं। अब देखिएगा क्या लिखते हैं, ये जो इंटरमीडिएट जंक्शन है यहां पर देयर इज एन एडहेसिव मटेरियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो इंटरमीडिएट जंक्शन होते हैं ये पर्टिकुलर एक सर्टेन एडहेसिव मटेरियल, एडिशन का मतलब हुआ दो डिफरेंट टाइप की चीजों को एक साथ जोड़ने में हेल्प करने के लिए इंटरमीडिएट जंक्शन एक सर्टेन एडहेसिव मटेरियल सिक्रीट करते हैं, और ये एडिसिव मटेरियल
एंकरिंग फंक्शंस में हेल्प करता है। एंकरिंग का मतलब यही हुआ ना कि मैंने कहा था एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ में होल्ड हो जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा अपनी पोजीशन से। तो इंटरमीडिएट जंक्शन जो है वो एक तरह से एंकरिंग का रोल करवाने में एपिथेलियल टिश्यू को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक सर्टेन एडिसिव मटेरियल है, इसको सीमेंटिंग मटेरियल भी कई बार बुक्स के अंदर लिखा होता है, वो जोना एडियरेंस ही सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं या इंटरमीडिएट जंक्शन ही हेल्प करते हैं सिक्रीट करने में। क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखिएगा डेस्मोसोम्स या मैकुला एडियरेंस, उसके बाद एक और पार्ट आ गया दैट इज डेस्मोसोम्स भी होते हैं या आपके पास में मैकुला एडियरेंस। अब देखिए क्या लिखा है, दे परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। इनका काम है सीमेंट करना, एक सेल को दूसरे सेल के साथ प्रोबेबली पूरी तरह से सीमेंटेशन का काम कर देना, ताकि पर्टिकुलर जो नेबरिंग सेल है वो कहीं पर उस पर्टिकुलर सेल से चिपक ना पाए, ये चीज उसको करने की कोशिश करनी है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपके जब इंटरमीडिएट जंक्शन हमने पढ़ा तो उसका काम यह था कि एडिसिव मटेरियल सिक्रीट करो पहले, तब जाकर वो एंकरिंग रोल कर पाएगा। एंकरिंग का मतलब उस सेल को होल्ड कर पाएगा, अपनी पोजीशन ना रोल कर मतलब मूव ना कर पाए वो सेल। लेकिन डेस्मोसोम या मैकुला एडियरेंस क्या कम करने की कोशिश कर रही हैं, ये काम कर रही हैं दो नेबरिंग सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आ जाएं तो ये बिल्कुल दूर नहीं जा पाएंगे, तो उन सेल को होल्ड करना अपनी पोजीशन के ऊपर ये डेस्मोसोम्स या मैकुला एडियरेंस रोल कर हमें देती हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज पूछी जा चुकी है। क्लियर हो गई जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से जितनी मैंने चीज अभी आपको बताई, अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू के ये स्पेशलाइज जंक्शन से आपको इतनी चीज आती है तो मोर देन इनफ है। चले अगला पार्ट देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है जी जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो उसी के बारे में ये लिखा हो। देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके दो पार्ट हो गए, ये बेसल लमाइना है, ये फाइब्रस लमाइना है, ये मैकुला एडियरेंस का पार्ट आ गया, ये जोना एडियरेंस का पार्ट आ गया, ये जोना अक्लूडेंस का पार्ट आ गई। ये आपके पास में सेल मेम्ब्रेन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक स्ट्रक्चर है जो आपके पास एपिथेलियल टिश्यू का है। क्लियर हो गई जी। चलिएगा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक को कहा लाइनिंग एंड कवरिंग एपिथेलियम और दूसरे को कहा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए, एक लाइनिंग एंड कवरिंग एपिथेलियम एंड सेकंड इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब लाइनिंग एंड कवरिंग एपिथेलियम बेसिकली प्रोटेक्शन का रोल करेगी और आपके पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो सिक्रेटरी रोल प्ले करेगी। ध्यान दीजिएगा, पहले ही डिफाइन हो गया, lining and covering epithelium is basically playing a role for the protection and glandular epithelium is basically secreting the substances। क्लियर। अब देखिएगा सबसे पहले चीज जो हम ये देखिएगा, ये क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल। तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम है। देखो तो सिंपल एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप कैसी होगी, तो वो हो गया स्क्वेमस टाइप का, क्यूबिकल टाइप का, कॉलुमिनर टाइप का, सूडोस्ट्रेटिफाइड टाइप का, सीलिएटेड टाइप का। देखो ये आप जैसे स्क्वेमस सेल हो गए, तो स्क्वेमस सेल के ऊपर ना तो आपको माइक्रोविलाई दिखते हैं ना तो सीलिया दिखते हैं, तो ये सिंपल आपके पास स्मूथ आपके पास एपिथेलियम होती है। क्यूबिकल जो सेल हैं उनके सरफेस पर माइक्रोविलाई हो सकते हैं या सीलिया हो सकते हैं। अगर माइक्रोविलाई होंगे तो हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहेंगे, अगर सीलिया होगा तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे। सेम विद द सिचुएशन विद द कॉलुमिनर। कॉलुमिनर के सरफेस पर अगर आपके पास सेल के ऊपर अगर माइक्रोविलाई लगे होंगे तो फिर से ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमिनर वर्ड यूज करेंगे, यहां के लिए ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम यूज करेंगे। तो ब्रश बॉर्डर तब कहेंगे जब माइक्रोविलाई सेल के सरफेस पर लगे हों, और अगर सीलिया सरफेस पर लगे हैं तो सीलिएटेड कॉलुमिनर वर्ड यहां पर, और यहां पर सीलिएटेड क्यूबॉइडल वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद आती है सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, हमने कल भी सूडो सिलोमेट के बारे में पढ़ा, तो अभी सूडो वर्ड जब यूज की थी तो हमने फॉल्स का हमने बताने की कोशिश की थी कि फॉल्स सिलो में, यहां पर सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये हुआ स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक लेयर ऑफ सेल से ज्यादा आपके पास सेलुलर लेयर आपको दिखना शुरू हो गई है, तो ये हुई स्ट्रेटिफिकेशन। लेकिन सूडो स्ट्रेटिफाइड में इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, वो फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन आपको लग रही। अब फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन से आप क्या चीज समझेंगे, मान लीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो एक सेल का जो साइज है वो आपको छोटा दिखाई पड़ रहा है, उसके कंपैरिजन में जो अगली आपके पास सेल है उनका साइज बड़ा हो गया, फिर कुछ सेल का साइज फिर से बीच में छोटा है, अब फिर से सेल का साइज बड़ा हो गया। तो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये लेयर जो है आपके पास अलग हो गई और ये वाली सेलुलर लेयर जो है वो अलग हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपके पास सेल की लेयर तो एक ही है, इसीलिए ऐसे एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कंपाउंड एपिथेलियम, मीन बाय एक से ज्यादा आपके पास सेलुलर लेयर हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी की पावर कितनी है उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन किया गया, एक स्ट्रेटिफाइड और दूसरा ट्रांजिशनल में। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो कैपेबिलिटी होती है स्ट्रेच करने की वो सबसे ज्यादा होती है। उसका कारण ये है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम के आपके पास में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो वो एब्सेंट पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें पता था कि नॉन आपके पास सेलुलर है और उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि जब तक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी तब तक स्ट्रेचेबिलिटी की पावर एपिथेलियल टिश्यू में नहीं हो पाएगी, ज्यादा नहीं कर पाएगा स्ट्रेच। लेकिन अगर आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया तो सिंपल सी बात है कि आपके पास वो लेयर ऑफ सेल जो है वो अपनी पोजीशन से मूव कर दूसरी पोजीशन में जाने की कोशिश करेंगे, मीन बाय वो सेल स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो गया। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड में दो मेन है, एक आते हैं आपके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, दूसरे आते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल या क्यूबिकल। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, एक को बोला केरेटिनाइज्ड और सेकंड को बोला नॉन केरेटिनाइज्ड। इसको अभी हम देखने की कोशिश भी करेंगे। चलिएगा अगला पार्ट देखते हैं। तो पहला पार्ट है लाइनिंग एंड कवरिंग एपिथेलियम को। तो आपको पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कहां कहां पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा सिंपल एपिथेलियम, जहां पर एक लेयर ऑफ ही सेल आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी हुई है। तो देखिएगा पहले सेल आए स्क्वेमस वाले। अब जरा ध्यान दीजिए स्क्वेमस सेल की खासियत क्या होती है। ये है स्पिंडल शेप्ड सेल। कैसे सेल है? स्पिंडल शेप सेल है। सेंट्रली प्लेस्ड आपके पास न्यूक्लियस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल जो है वो अपने आप पहले ही स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, मीन बाय थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर जो आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम होगी, इसकी थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम होगी। ध्यान दीजिएगा मैंने फिर से वर्डिंग क्या कही है। इसका मतलब ये हुआ ये ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज अभी भी कर सकता है। कैसे? अब देखो कोई चीज बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी तो यहां से क्या हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, एक काम तो ये भी हो सकता है। सेकंड पार्ट ये है कि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी की पावर जो है आगे आने वाले जो एपिथेलियम होंगे उनसे ज्यादा है, क्योंकि ये पतला एपिथेलियम, मोटे वाली चीज को स्ट्रेच करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना, लेकिन पतली चीज होगी तो थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं आप। तो आपके पास एक काम ये भी हो गया। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हेल्प भी कर सकता है यही चीज। उसके अलावा फिल्ट्रेशन में भी हेल्प कर सकता है। मीन बाय अगर आपसे पूछे कि स्क्वेमस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहां कहां पाई जाएगी, तो याद रखिए जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वहां पर मिल जाएगी, जहां फिल्ट्रेशन का पर्पस आपका सॉल्व हो सकता है वहां पर भी मिलती है। जैसे अभी बहुत कॉमनली हम डील करने की कोशिश करते हैं। देखो तो स्क्वेमस एपिथेलियम आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां होता है? एल्वियोलाई में ना। तो एल्वियोलाई की जो आपके पास एपिथेलियम है दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। इसके अलावा पेरिटोनियम, इसको पेरिटोनियम को कहते हैं पुलिसमैन ऑफ द स्टमक, एक गार्ड है जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको पुलिसमैन ऑफ द स्टमक भी कहा जाता है। तो पेरिटोनियम जो है उसकी जो एपिथेलियम है वो भी कौन सी है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। इसके अलावा वस्कुलर जो आपके पास एंडोथेलियम, वस्कुलर एंडोथेलियम का मतलब हम समझते हैं जो आपके पास में ब्लड वेसल है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसको ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। तो ट्यूनिका इंटीमा जो है इंटरनली जो है वो एंडोथेलियम से लाइन होती है, तो उस एंडोथेलियम की जो आपके पास कवरिंग है उसको कहा जाता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अलावा भी अगर आपसे पूछा जाए कि और कहां कहां ये चीज प्रेजेंट हो सकती है, तो जो वुमेन कैप्सूल होती है, आपने नेफ्रॉन तो पढ़ी होगी, तो नेफ्रॉन में आपने बहुत कॉमनली वुमेन कैप्सूल देखा होगा। तो वुमेन कैप्सूल की जो आपके पास ये इंटरनल लाइनिंग है, इस इंटरनल लाइनिंग में जो आपको एपिथेलियम मिलेगी वो भी स्क्वेमस होती है, इसीलिए ब्लड फिल्टर हो पाता है। अदरवाइज अगर स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं होगी तो ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले में भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आपको मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना, जितने मैंने एग्जांपल बताए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो भूलिएगा मत। चले उसके बाद आती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो कहां पर है? जहां, अब सिंपल क्यूबॉइडल का मतलब ये हुआ कि मैं अभी ये नहीं बात कर रहा हूं कि ये जहां पर मैंने यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है ना तो सीलिया इसके सरफेस पर लगे हैं क्यूबिकल सेल के ऊपर, ना तो माइक्रोविलाई है। तो ऐसा पर्टिकुलर जो आपके पास नॉन सीलिएटेड जो आपके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम वो आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ किडनी में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है ये चीज।
लेकिन अगर माइक्रोविलाई क्यूबॉइडल सेल के सरफेस के ऊपर लग गए तो उसको हम कहेंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पर होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी, दैट इज पीसीटी। तो पीसीटी में आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर दिखाए जाते हैं, उनको माइक्रोविलाई कहते हैं, और उस एपिथेलियम को वहां पर स्पेसिफिकली कहा जाता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैंने अभी कह दिया ना, सेल के सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई लगेंगे तो हम सिंपल सी बात है उसको ब्रश बॉर्डर्ड कहना शुरू कर दें। इसके अलावा देखिएगा उसके बाद आती है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। इसका ये मतलब नहीं है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम और जगह पर नहीं होती, मैं आपको यहां पर स्पेसिफिकली वही एग्जांपल यहां पर कोट किए हुए हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिएगा, उसके बाद आती है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम अभी आपके पास में नॉन सीलिएटेड ही है, क्योंकि आपके पास यहां ब्लैंक कॉलम है। ये कहां पर पाया जाता है? गॉल ब्लैडर में। अगर माइक्रोविलाई अगर आपके पास कॉल्यूमिनर सेल के सरफेस पर लग जाएंगे तो ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनर हो गया। कहां पर पाया जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टीन में। सरफेस पर कॉल्यूमिनर सेल के सीरिया लग गए हैं तो सीलिएटेड कॉल्यूमिनर हो गया। कहां पर पाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद में सूडोस्टेटिफिकेशन, सूडोस्टेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। अब इस कॉल्यूमिनर सेल की खासियत क्या होती है? कॉल्यूमिनर सेल की खासियत है ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और बेस के ऊपर आपके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब देखो इससे खासियत क्या होगी? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए इन सेल के सरफेस के ऊपर आपको एक सेल दिखाई पड़ते हैं जिनका नाम है गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल लगातार म्यूकस इसीलिए सिक्रीट कर पाते हैं क्योंकि इन पर्टिकुलर सेल के साथ में ये चिपके होते हैं जिनके पास में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए गॉबलेट सेल जो है वो कॉलमनर सेल के ऊपर चिपक गए हैं। ये कहां पर हो पाता है? स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन में। अगर वहीं पर कॉलमनर सेल के सरफेस के ऊपर आपके पास एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई पड़े जो मूव करते ही ना हो तो उनको कहते हैं स्टीरोसीलिया। तो स्टीरोसीलिया बेस्ड आपके पास कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है वॉस डिफरेंस में। ध्यान दीजिएगा, मैंने जितने वर्डिंग जितने यहां पर एग्जांपल कोट किए हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी नीट में पूछे जा चुके हैं। चाहे किसी ना किसी ईयर में पूछे हो, पूछे पक्का से गए हैं, चाहे असर्शन एंड रीजन में पूछा गया हो एम्स के अंदर, चाहे बीएचयू में पूछा हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। अब चलिएगा, उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल जो है वो आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लगना शुरू हो गई। अब देखिएगा पहला आया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैसे समझेंगे? मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो आपके पास अगर सेल आपको दिखेंगे, हो सकता है क्यूबॉइडल हो सकता है कॉलमनर हो, लेकिन जो अपर मोस्ट लेयर होगी वहां पर आपके पास स्क्वेमस सेल्स आपको दिखेंगे, इसीलिए इसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है। अब यहां पर देखिएगा ब्लैंक कॉलम है, इसका मतलब है, उसका मतलब ये हुआ कि नॉन कैरेटिन, क्योंकि आपने स्क्वेमस को दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया ना, एक कैरेटिनाइज्ड और दूसरा नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो ये ब्लैंक वाली चीज आपको यहां पर क्या बता रही है? नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मीन बाय इस स्क्वेमस सेल के ऊपर एक लेयर और होती है जिसको कैरेटिन की लेयर कहते हैं। कल भी हमने पढ़ा था कि कैरेटिन एक डेड प्रोटीन होती है। अगर वो आपके पास कैरेटिन इस पर्टिकुलर स्क्वेमस सेल की लेयर के ऊपर अगर आपको दिखाई पड़ेगी तो हम कहेंगे केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। अगर वो कैरेटिन की लेयर नहीं होगी तो हम वर्ड यूज करेंगे नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब देखो नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहां होती है? ओरल कैविटी में। ध्यान दीजिएगा, ओरल कैविटी में नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट में भी आपकी वही होती है। जो आपके इंटरनल चीक की साइड होती है उसको बक्कल फैट कहा जाता है, बक्कल फैट में भी आपके पास नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। उसके बाद आती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो आपकी कैरेटिनाइज्ड वाली है। मीन बाय कैरेटिन की लेयर जो है वो स्क्वेमस सेल पर लगना शुरू हो गई है। कहां पर है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन। इसके अलावा गम्स जो होते हैं, जिंजीवा जिनको कहा जाता है, वो भी आपके पास वहां पर जो एपिथेलियम है वो भी कौन सी है? केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर हो गई जी मेरी वर्डिंग्स में क्या क्या वर्ड कह रहा हूं? ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। कौन सी आ गई? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। हमने यहां पर कोई सीलिया और कोई माइक्रोविलाई को मेंशन नहीं किया हुआ है। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो आपके पास होती है एक्सोक्रीन ग्लैंड की जो डक्ट होती है। एक्सोक्रीन ग्लैंड कौन से होते हैं? जिनमें डक्ट पाई जाती है और डक्ट के थ्रू वो ब्लड या लिम्फ के अंदर अपनी सिक्रीशन को जो पोर करते हैं। तो आपके पास स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक्सोक्रीन ग्लैंड जो आपके पास होते हैं उनकी जो डक्ट होती है उनमें पाया जाने वाला पर्टिकुलर ये टिश्यू है। क्लियर हो गया जी वर्डिंग्स? अब देखिएगा यहां पर एक चीज नहीं लिखी हुई है, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर के बारे में डील नहीं किया हुआ है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर जो है हमारी बॉडी में सबसे रेयरेस्ट एपिथेलियम है, ये पाया ही नहीं जाता है।
अगर पाया भी जाएगा तो इट इज बेसिकली आपके पास एक तरह से ऐसी चीज है कि जो नहीं होनी चाहिए थी। क्लियर है? तो स्टेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम रेयरेस्ट एपिथेलियम है अगर आपकी बॉडी के अंदर वो पाया जाता है। क्लियर? उसके बाद आती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मैंने कहा था ना, ये आपके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम की खासियत क्या होगी, आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाएगी। तो अगर आपके पास सेल है, ये मान लीजिए क्यूबॉइडल या कॉलमनर, तो ये बेसिकली क्या करना शुरू कर देंगे, स्ट्रेच करना शुरू कर देंगे। और स्ट्रेच करने से क्या फायदा हो जाएगा, स्ट्रेच करने से फायदा ये हो जाएगा कि वो स्टोरेज का पर्पस कहीं ना कहीं कर दे सकते हैं। तो आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर की कैपेबिलिटी होती है यूरिन को स्टोर करने की, वो इसलिए यूरिन को स्टोर कर पाता है क्योंकि वहां पर एपिथेलियम ही कौन सी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसके अलावा माइनर कैलिसिस, नेफ्रॉन के अंदर आपके पास माइनर कैलिसिस होते हैं। किडनी का एक जो आपके पास एक्सक्रीटरी अपरेटस आती है, उसमें यूरेटर जो आते हैं, यूरेटर, माइनर कैलिसिस और यूरिनरी ब्लैडर में जो एपिथेलियम है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, याद रखिएगा। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में यहां पर मैक्सिमम कैपेबिलिटी है एपिथेलियल टिश्यू में, जहां पर स्ट्रेचेबिलिटी की पावर आती है। क्लियर हो गई जी? मेरी वर्डिंग से क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर कि मैं क्या क्या चीज कह रहा हूं। अब देखिए, अगर एक तरह से देखें तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर ही ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसीलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथीलियम भी कहते हैं, UROTHELIUM, यूरोथीलियम भी कहा जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ही। इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। उसके बाद आती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो मैंने कहा था आपकी बॉडी की जो सिक्रीटरी एपिथेलियम है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड में पाई जाती है और काम इसका क्या है, सिक्रीटरी रोल ही प्ले कर देना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन लिखी हुई है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, दैट इज यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड के बेसिस के ऊपर है, सिंपल हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं। मोड ऑफ सिक्रीशन के ऊपर बेस्ड है, एक्सोक्रीन ग्लैंड हो सकते हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड हो सकते हैं या मिक्स्ड ग्लैंड हो सकते हैं। उसके बाद में टाइप ऑफ सिक्रीशन के बेसिस के ऊपर है, सीरस मीन बाय बिल्कुल फ्लूइड है, विस्कोसिटी है ही नहीं, म्यूकस हो सकती है जिसमें विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है, और मिक्स्ड टाइप की भी हो सकती है। तो तीन तरह की टाइप ऑफ सिक्रीशंस हो सकती हैं। उसके बाद सेलुलर चेंजेस आफ्टर सिक्रीशन, जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस के ऊपर तीन तरह के आपके पास ग्लैंड बताए जाते हैं, दैट इज मीरोक्रीन, एपोक्रीन, होलोक्रीन। और इसी से ही क्वेश्चन आपके पास में पूछा जाता है। तो मैंने इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स में इसी चीज को डील करने की कोशिश की है। ऊपर वाला पार्ट जो हमने डील नहीं किया है, एक्सोक्रीन ग्लैंड का हमें पता है जिनमें डक्ट होती है, एंडोक्रीन ग्लैंड का हमें पता है जिनमें डक्ट नहीं होती है, वो डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन पोर करते हैं ब्लड या लिम्फ के अंदर। क्लियर? चलेगा, जरा इस वाले पार्ट को हम देखने की कोशिश करेगा, दैट इज द मोड ऑफ सिक्रीशन के बेस के ऊपर आपके पास कौन से। तो पहला आया मीरोक्रीन, सेकंड आया होलोक्रीन और थर्ड आया एपोक्रीन। तो ये एरोज मैंने लिखे हुए हैं और यहां पर लगाए हुए हैं, आप उस चीज को कोट करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा मीरोक्रीन ग्लैंड क्या होते हैं, देखिएगा द सिक्रीटरी प्रोडक्ट लीव द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस विद द लॉस ऑफ सेलुलर मटेरियल। जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मीरोक्रीन ग्लैंड वो वाले ग्लैंड होते हैं जिनके अंदर एक सेल, मान लीजिए ये वाला सेल है, ये सिक्रीशन कर रहा है। तो सिक्रीशन करने का जो उसने मोड आपके पास है वो है एक्सोसाइटोसिस का। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इस सेल से बाहर आ रहा है, लेकिन सेल का कोई भी पार्ट जो है वो डिटैच होकर आपके पास सिक्रीशन के साथ में नहीं जा रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर ग्लैंड को हम कहेंगे मीरोक्रीन ग्लैंड होती है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट। तो मीरोक्रीन ग्लैंड जो है वो आपके पास एक्सोक्रीन पार्ट ऑफ द पेनक्रिया, जिसको एसिनाई सेल कहा जाता है। तो एसिनाई सेल जो है वो बेसिकली आपके पास मीरोक्रीन बिहेवियर शो करते हैं। सेल डायरेक्टली वहां से सिक्रीशन बाहर छोड़ रहे होते हैं एक्सोसाइटोसिस की मदद से, लेकिन सेल का कोई पार्ट जो है वो ब्रेक कर सिक्रीशन में नहीं जाता है। दूसरा पार्ट आता है आपके पास होलोक्रीन। तो होलो में आ गया वर्ड होल ऑफ द सेल। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, होल ऑफ द सेल। जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, द सिक्रीटरी प्रोडक्ट इज शेड विद द होल सेल विच इन्वॉल्व द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिक्रीटरी सेल। एग्जांपल लिखे हुए हैं सीबेशियस ग्लैंड। जरा यहां पर देखिएगा, ये हो गया होलोक्रीन ग्लैंड। तो ये सेल है, मान लीजिए ये सेल जो है वो सिक्रीशन करने में की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन जब ये सिक्रीशन करने की कैपेबिलिटी रखता है उस दौरान में जब वो सेल मैच्योर हो जाता है और वो सिक्रीशन देता है, तो उस दौरान में ये सेल जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है और सिक्रीशन के साथ में ब्लड और लिम्फ के अंदर जाने की इसकी कैपेबिलिटी होती है। मीन बाय सेल की पूरी डिस्ट्रक्शन ही हो गई जैसे ही सिक्रीशन सेल से बाहर आने की कोशिश करती है। ऐसा कहां पर होता है, सीबेशियस ग्लैंड जो है वो होलोक्रीन टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है।
उसके बाद आती है थर्ड आपके पास एपोक्रीन ग्लैंड। तो एपोक्रीन ग्लैंड में जरा देखने की कोशिश करिएगा, ये वाली चीज यहां पर चले। तो एपोक्रीन ग्लैंड में क्या हुआ, एपिकल पार्ट ऑफ द सेल, देखो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ब्रेक कर गया, पूरा का पूरा सेल डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है। तो जिस सेल ने सिक्रीशन करने की कैपेबिलिटी रखनी है, सिक्रीशन जब इससे बाहर आएगी सेल से, उस दौरान में सेल का एपिकल हिस्सा टूटकर सिक्रीशन के साथ में ब्लड या लिम्फ के अंदर चला जाएगा। ऐसा कहां पर होता है, मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड बेसिकली जो है वहां पर आपके पास में वो कैसे ग्लैंड होते हैं, दैट इज द एपोक्रीन टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं, दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्वेट ग्लैंड। ये भी क्लियरली याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेमोरी ग्लैंड एपोक्रीन टाइप ऑफ ग्लैंड है, जहां पर आपके पास एपिकल पार्ट ऑफ द सेल जो है वो डिटैच हो जाएगी जब वो सेल सिक्रीशन कर रहा होगा। तो ऐसा कहां पर होता है, मेमोरी ग्लैंड में। मेमोरी ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ स्वेट ग्लैंड है, मॉडिफिकेशन है स्वेट ग्लैंड की। तो क्लियरली ये भी चीज याद होनी चाहिए। चलेगा, उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर के अंदर। देखिए अपने आप ही वर्ड लिखा हुआ कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। तो देखो क्या काम कर रहा है, दिस टिश्यू कनेक्ट, सपोर्ट, बाइंड एंड सेपरेट द अदर टिश्यूज और ऑर्गन। सिंपल सी चीज है, अदर टिश्यूज जितने भी होते हैं उन सारे टिश्यूज को एक दूसरे के साथ में हेल्प करना कि वो एक दूसरे के साथ में चिपक जाएं, बाइंड कर जाएं, कनेक्शन शो कर पाए, या उन पर्टिकुलर टिश्यूज की डिटैचमेंट करवाने में यही टिश्यू हेल्प कर सकता है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या चीज कहते हैं। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू जो है हमने अभी पहले ही पढ़ लिया, कहां से डिराइव होती है, मीजोडर्म से ही। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब ऐसे नहीं पूछते कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे आपके पास में ब्लड आती है, लिम्फ आती है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू चाहे बोन आ गई, उसके बाद में कार्टिलेज आती है जो आपके सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो कभी ऐसे पूछ लेंगे बोन कहां से डिराइव होती है, तो बोन डिराइव हुई मीजोडर्म से, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखिए क्या लिखता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारी बॉडी के अंदर 30% हिस्सा जो है हमारी टोटल बॉडी वेट का जो है वो कंट्रीब्यूट करने में आपको हेल्प करता है। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है ये चीज, जिसमें अगर और टिश्यूज को देखा जाए तो मस्कुलर टिश्यू 50% हेल्प कर रही होती है, एपिथेलियल टिश्यू आपके 10% हेल्प कर रही होती है, और नर्वस टिश्यू आपके पास में 10%। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने अभी भी ये चीज कही कि बॉडी के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट टाइप जो टिश्यू पाई जाती है वो कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का ये टोटल बॉडी वेट से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम उससे नहीं इंटीग्रेट करेंगे उसको। लेकिन बॉडी में जो अबंडेंट मात्रा में, मीन बाय जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सारा काम होता है, एंकरेज का सारा काम, सपोर्ट करने का, बाइंड करने का अगर काम हम उससे रिलेट कर कर देखेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू निकल कर आता है। इसीलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू ऑफ योर बॉडी कहा जाता है, और इसी की सबसे ज्यादा मात्रा हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, टोटल वेट के अकॉर्डिंग नहीं, पर ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या लिखता है, लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू इट इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप। क्या लिखा है, 3 टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एक, सेकंड आपके पास कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, तीसरा आपके पास कनेक्टिव टिश्यू वस्कुलर। अब फिर से वर्ड पे ध्यान दिए, क्या लिखा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर 2 चीजें आएंगी, एक आपके पास मैट्रिक्स, उसमें आपके पास पर्टिकुलरली सेल भी हो सकते हैं, फाइबर भी, फाइबरस प्रोटीन भी हो सकते हैं, मैट्रिक्स भी हो गए। तो मैट्रिक्स है उसको ग्राउंड सब्सटेंस यहां पर कहा जाता है। सेकंड आपके पास सर्टेन सेल्स होंगे, और तीसरे आपके पास सर्टेन फाइबर्स होंगे, प्रोटीन फाइबर जिनको हम कहने की कोशिश करते हैं। सेकंड आती है कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, तो इसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम चीजों को जिसको पढ़ने की कोशिश करेंगे वो होंगी आपके पास बोन और कार्टिलेज के बारे में, ठीक है। तो बोन और कार्टिलेज कैसे बनती है, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो इंटीग्रेट करना शुरू कर देती है आपके कार्टिलेज के अंदर। तो कार्टिलेज और बोन के बारे में हम कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन के अंदर पढ़ने की कोशिश करिएगा, ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है इसको। उसके बाद आती है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये हुआ कि ये जो है फ्लूइड है पूरी तरह से, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू हो गया हमारी बॉडी के अंदर। तो यहां पर हम डील करने की कोशिश करेंगे किसके बारे में, दैट इज ब्लड और लिम्फ के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे देखते हैं। अब देखिएगा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में मैंने अभी कहा था कि आपके पास में 3 कंपोनेंट होंगे, एक होगा ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरे होंगे फाइबर, और तीसरे होंगे आपके पास सेल। तो ग्राउंड सब्सटेंस इज बेसिकली मेड अप ऑफ द म्यूकोपॉलीसेक्लाइड व्हिच इज सल्फेटेड।
सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेक्राइड जो है वो आपके पास ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे और वही पर्टिकुलर एडिशन का रोल हमें कर देते हैं। और ये सर्टेन सभी के सभी ग्लाइकोप्रोटीनियस होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस में मैक्सिमम कंटेंट जो वाटर का है, ये क्लियरली याद रखिएगा। और इसी ग्राउंड सब्सटेंस में आपको फाइबर भी इंटीग्रेटेड मिलेंगे और सेल भी इंटीग्रेटेड। मीन बाय सेल और फाइबर नहाते किसके अंदर है? ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। और ग्राउंड सब्सटेंस में मेन कंपोनेंट किस चीज का है? सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेक्राइड का। सेल कौन से आते हैं? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, एडिपोज सेल्स। क्लियर है जी? मेन आप पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट। ये 5 सेल हम डील करेंगे एक एक कर। इसके अलावा देखिए फाइबर होते हैं हमारे पास 3, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड कोलेजन फाइबर। अब चलिएगा एक एक कर हम इन चीजों को डील करने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, तो सबसे पहले आगे प्रोटीन फाइबर। देखिए प्रोटीन फाइबर पहला आ गया आपके पास कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर इज स्पेसिफिकली बीइंग सिक्रेटेड बाय वन सेल दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द फाइब्रोब्लास्ट। अब अगर फाइब्रोब्लास्ट देखिएगा, अगर ये पर्टिकुलरली पैरेलल फॉर्म में अरेंज हो, एक लीनियर फॉर्म में अरेंज है, तो लीनियर फॉर्म में अगर आपको ये फाइब्रोब्लास्ट अरेंज होते हुए अगर आपको दिखें, तो अब ये फाइब्रोब्लास्ट जो ले डाउन करेंगे वो ले डाउन करेंगे कोलेजन को। लेकिन अगर यही पर्टिकुलर फाइब्रोब्लास्ट क्लस्टर्स में अरेंज हो, तो ये गुच्छों में अरेंज हो, तो गुच्छों में अरेंज होंगे, अगर क्लस्टर्स में अरेंज होंगे तो ये फाइब्रोब्लास्ट हमें तैयार कर देंगे इलास्टिन को। याद रखिएगा, तो इलास्टिन भी आपके पास फाइब्रोब्लास्ट बनाती है और आपके पास कोलेजन भी फाइब्रोब्लास्ट बनाती है, रेटिकुलर फाइबर भी आपके पास फाइब्रोब्लास्ट बनाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि कोलेजन फाइबर जो होते हैं उनमें जो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो आपके पास लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसीलिए कोलेजन फाइबर के अगर बंडल आपको देखेंगे तो वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। लेकिन आपके पास इलास्टिन फाइबर में बीच में स्पेसिस मिलेंगे। स्पेसिस इसलिए मिलते हैं क्योंकि क्लस्टर ऑफ सेल एक जगह पर है तो दूसरे वाला क्लस्टर बहुत ज्यादा दूर पड़ा होता है, इसीलिए आपके पास पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ बंडल नहीं आती है इलास्टिन फाइबर में, जबकि कोलेजन फाइबर में पैरेलल बंडल्स में आपके पास फाइबर्स अरेंज होंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, देखो क्या देख रहे हैं, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कोलेजन फाइबर। इसका मतलब क्या हुआ, कोलेजन फाइबर को अगर आप स्ट्रेच कर लीजिए ना, तो अगर उसको आप एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर छोड़ देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस से रीगेन कर सकता है। लेकिन आपके पास इलास्टिन फाइबर में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। आपके इलास्टिन फाइबर में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसीलिए वो स्ट्रेच कर सकता है। इसका मतलब अगर आप उसको छोड़ दोगे ना तो वो ओरिजिनल पोजीशन जैसी उसकी पहले थी वो रिगेन नहीं कर पाएगा। देखो इससे फायदा भी है, इससे नुकसान भी है। कोलेजन फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है और इलास्टिक स्ट्रेंथ इसकी कम है। इससे नुकसान ये हो रहा है कि जैसे जैसे एजिंग होना शुरू हो जाती है या फ्री रेडिकल अकमुलेशन स्किन के सरफेस पर होना शुरू हो जाती है, तो कोलेजन फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और इसी डिक्रीज होने की वजह से आपके पास में एजिंग होती है। तो एजिंग पर होता क्या है, रिंकल की फॉर्मेशन। तो रिंकल की फॉर्मेशन अगर आपसे पूछी जाए क्यों होती है, तो कोलेजन फाइबर ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो गई, इलास्टिक स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो गई। इलास्टिन फाइबर जो है, अब देखिएगा इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई और आपकी टेंसाइल प्रॉपर्टी कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई चीज स्ट्रेच कर सकती हो तो वो स्टोरेज का पर्पस कर सकती है ना, तो आपके इलास्टिन फाइबर की क्वांटिटी जहां पर ज्यादा होगी वहां पर पर्टिकुलर उसके स्टोर करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी और वो ब्रेक नहीं होगा आसानी से। लेकिन अगर कोलेजन फाइबर को जरूरत से ज्यादा थोड़ा सा भी स्ट्रेच किया तो वो ब्रेक हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या लिखता है, कोलेजन फाइबर जो है वो आपके सारे कनेक्टिव टिश्यू में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, स्पेशली कहां पर, बोन में भी, टेंडन में भी, लिगामेंट्स में भी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास कोलेजन है, इस कोलेजन को व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो व्हाइट कलर का होता है और इलास्टिन जो है वो येलो कलर की होती है, इसीलिए इसको येलो कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है। मैंने जितनी वर्ड कहे हैं ना अभी तक, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेटिकुलर फाइबर से आपको ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं, अगर आपसे पूछी जाएंगी तो क्या है जी, रेटिकुलर फाइबर होता कोलेजन ही फाइबर है, लेकिन कोलेजन फाइबर की जो थिकनेस होती है वो आपके पास में ज्यादा होती है और रेटिकुलर फाइबर की जो थिकनेस होती है वो कम होती है, और ये पर्टिकुलरली नेटवर्क्स में आपके पास अरेंज होता है, यहां पर पैरेलल बंडल्स नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए एक तरह से सपोर्ट देता है, किसको, ऑर्गन्स को सपोर्ट करने में हमें हेल्प करने की कोशिश करती है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी
बहुत रेयर है अगर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी। चले उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, आपके जो कोलेजन फाइबर है उसकी पर्टिकुलरली आपके पास में ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैंने अभी अभी आपको बता दिया। ध्यान दीजिएगा, ये सभी चीजें हम डील कर चुके हैं, जो पीछे वाला आपके पास कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा। देखो, व्हाइट ब्राइट है, मेड अप ऑफ द कोलेजन प्रोटीन, अनब्रांच्ड होता है, वेवी होता है और नॉन इलास्टिक। कोलेजन यही हुआ। येलो मेड अप ऑफ द इलास्टिन प्रोटीन है, इलास्टिक फाइबर जो सिंगल और ब्रांच्ड होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद आती है आपके पास रेटिकुलन फाइबर विच इज मेड अप ऑफ बेसिकली दी प्रोटीन, फ्रीली ब्रांच है और नॉन इलास्टिक फाइबर होते हैं, ये भी क्लियर आपको याद होना चाहिए। अब देखो क्या चीज लिखता है, जो आपके पास कोलेजन है इसकी मॉडिफिकेशन को टेंडन कहा जाता है और इलास्टिन की मॉडिफिकेशन को हम लिगामेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की अगर मॉडिफिकेशन हो रही है तो उसको टेंडन कह रहे हैं, और अब अगर येलो इलास्टिक टिश्यू की मॉडिफिकेशन हो रही है विच इज इलास्टिन, तो उसको हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से जोड़ने में हेल्प करना, और मसल को बोन से जोड़ने में हेल्प करते हैं टेंडन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब टेंडन जो होती है वो टफ होती है और इन इलास्टिक होती है, लेकिन आपके पास लिगामेंट स्ट्रांग होती है लेकिन इलास्टिक होती है, इसीलिए ज्वाइंट मूव कर पाते हैं। अगर ज्वाइंट की मूवमेंट हो रही है तो ये आपके लिगामेंट आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मसल बोन के साथ में जुड़ी हुई है तो ये टेंडन हेल्प कर देती है। टेंडन इज अ मॉडिफिकेशन बेसिकली ऑफ द कोलेजन फाइबर दैट इज व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे कनेक्टिव टिश्यू सेल से, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहला सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में है वो है आपके पास फाइब्रोब्लास्ट सेल। देखिएगा, अब फाइब्रोब्लास्ट सेल एक ऐसा सेल है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सिंथेटिक फंक्शन भी कर सकता है और रिजॉर्प्टिव फंक्शन भी कर सकता है। मीन बाय किसी चीज को बनाने का काम और उसी चीज को घटाने का काम, दोनों काम हमारी बॉडी में एक ही सेल ऐसा है जो कर सकता है, वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका काम ये है कनेक्टिव टिश्यू के जो फाइबर्स होते हैं उन फाइबर की हमें फॉर्मेशन कर देना, चाहे वो आपके पास पर्टिकुलरली कोलेजन हो, चाहे इलास्टिन हो, चाहे रेटिकुलिन फाइबर हो, सभी के सभी आपके पास में फाइबर्स की जनरेशन करने का काम फाइब्रोब्लास्ट ही करती है। और उनको घटाने का काम, मीन बाय उनको किसी न किसी तरह से डिग्रेड करने का काम भी वो आपके पास फाइब्रोब्लास्ट ही हमें कर देती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ब्लास्टिक फंक्शन भी होता है और इसका क्लास्टिक फंक्शन भी होता है। क्लियर। हमारे कनेक्टिव टिश्यू में इन सेल का सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर होता है और यही आपके पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के सबसे लार्जेस्ट सेल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो यहां पर देखने की कोशिश करिए। क्या लिखा है, रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज मेन और प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द फाइबर। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन अगर आपके पास में कोई आपके यहाँ पर सेल कर आपको दे रहा है तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ये ध्यान देकर चलिएगा। और ये इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट के अंदर जो है आपके पास में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमें पर्टिकुलरली प्रोटीन की सिंथेसिस कर देते हैं। तो प्रोटीन फाइबर्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीनियस होते हैं। इसीलिए फाइब्रोब्लास्ट का एक फंक्शन ये भी है कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में ये हेल्प करता है। तो ये भी क्लियरली इंडिकेटिव है कि फाइब्रोब्लास्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है, दीज आर दी चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल है। मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करने का जो काम है वो भी आपके पास फाइब्रोब्लास्ट सेल ही कर देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज आपने नोट कर रखनी है। क्लियर हो गई जी, इतनी सी बात। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं उनको हम फाइब्रोसाइट कहते हैं और दे आर दी इनएक्टिव सेल्स। मीन बाय एज द एजिंग विल अकर ना, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी उस दौरान में पर्टिकुलर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं वो इनएक्टिव होना शुरू होते हैं। अब देखिएगा, इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे तो इससे अगर नुकसान क्या हो रहा है, देखो हमने कहा था ना पर्टिकुलरली कि कल एजिंग के लिए आपके कोलेजन फाइबर का डिग्रेड होना इंपॉर्टेंट है। अब कोलेजन फाइबर क्यों डिग्रेड कर रहा है, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट जो है वो लगातार उस कोलेजन को नहीं बना पा रहे हैं एजिंग के साथ में, जिसको उसको बनाना चाहिए, क्योंकि एजिंग के साथ में जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं पुराने वाले वो इनएक्टिव हो जाते हैं, जिनको हम फाइब्रोसाइट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, एक और वर्डिंग क्या लिखा है, these are also considered as the undifferentiated cells of connective tissue। ध्यान दीजिएगा, इनको undifferentiated cells of connective tissue भी कहा जाता है because they can be modified into osteoblast or chondroblast cells to produce the bone and cartilage। ध्यान दीजिएगा,
क्या लिखता है, यही फाइब्रोब्लास्ट जो है आपको पर्टिकुलरली मॉडिफाई कर कर ऑस्टियोब्लास्ट भी बना कर देते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट भी बना कर देते हैं, जिनका काम है बोन को ले डाउन करना और कार्टिलेज को ले डाउन करना। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभार आपसे ना एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि ये बताइए कि कनेक्टिव टिश्यू में स्पेसिफिकली अनडिफरेंशिएटेड कनेक्टिव सेल्स कौन से होते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड कनेक्टिव सेल जरूर हम ये कहेंगे कि फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो अनडिफरेंशिएटेड सेल कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं उनको मीजनकाइमल सेल कहा जाता है, नाम है मीजनकाइमल सेल। तो देखो फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या हुआ, एक तो फाइबर की फॉर्मेशन कर देना, कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन, जो हमने कल भी देखा था, और दूसरा अभी आपने पढ़ा कि ये मैट्रिक्स को भी सिक्रीट करने में हेल्प करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया जी। यहां से चलिए नेक्स्ट सेल आते हैं जिनका नाम है प्लाज्मा सेल, और इनको और कहते हैं कार्टवील सेल। ध्यान दीजिएगा, इनको प्लाज्मा सेल या कार्टवील सेल्स कहा जाता है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या, एक तो इनकी शेप कैसी है, अमीबोइड है, एक फंडामेंटल ये क्लियर हो गया। सेकंड आपके पास में इनको कार्टवील क्यों कहा, क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो अरेंज लाइक स्पोक। अब ये मान लीजिए ये सेंटर है, तो सेंटर साइकिल का टायर तो देखा होगा ना, वहां पर स्ट्राइप्स जो है वो बाहर निकली होती हैं एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट से, तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्पोक। क्लियर हो गया जी। तो आपके पास पर्टिकुलरली जो क्रोमेटिन मटेरियल है आपके पास प्लाज्मा सेल के अंदर, वो स्पोक्स की फॉर्म में आपके पर्टिकुलर सेल के इनसाइड में अरेंज होती है, इसीलिए इनको कार्टवील सेल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है जी, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, रिसर्च के अकॉर्डिंगली दीज सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट। ध्यान दीजिएगा, डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट से आपके पास में प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, इसलिए इनको क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट कहा जाता है। अगर आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में थोड़ा सा याद हो, तो वहां पर हम एक चीज के बारे में पढ़ते हैं कि बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बनते हैं आपके पास पर्टिकुलर बोन मैरो में है, मेच्योरिटी भी बोन मैरो में होती है, लेकिन शुरुआत में जो आपके पास बी लिम्फोसाइट बनते हैं वो एक्टिविटी करने लायक नहीं होते हैं, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं बोन मैरो से। अब अगर उसकी इनएक्टिव फॉर्म है ना शुरुआत में, उसको एक्टिव होना है, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ अ बी लिम्फोसाइट इज कंसिडर्ड एज अ प्लाज्मा सेल, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेटेड पार्ट को हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, और आपके बी लिम्फोसाइट का बॉडी के अंदर ये रोल था कि वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन आपको कर देते थे। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपसे कभी कंसिडरेबली दो ऑप्शंस पूछ लिए जाएं कि बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल में एंटीबॉडी की फॉर्मेशन फिर कौन करेगा, तो आंसर प्लाज्मा सेल होगा। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा सेल जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ बी लिम्फोसाइट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। तो फंक्शन हुआ प्रोड्यूस करना, सिक्रीट करना और ट्रांसपोर्ट करना किसका, एंटीबॉडी का। ध्यान दीजिएगा, इनको क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट कहा जाता है। दीज आर द एक्टिवेटेड फॉर्म्स ऑफ अ बी लिम्फोसाइट। क्लियर हो गई जी इतनी चीज। चलें आगे देखते हैं। थर्ड सेल जो कंसिडरेशन में आते हैं उनका नाम है मास्ट सेल या मेस्टोसाइट। ध्यान दीजिएगा, मास्ट सेल और आपके पास में मेस्टोसाइट। देखो ये जो पर्टिकुलर सेल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी के अंदर प्ले कर रहे होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जितनी भी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उन एलर्जिक रिएक्शन से बचाने में हमारे को हेल्प करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रोल तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जिस साइट के ऊपर इंजरी होती है उस पर्टिकुलर साइट को हील करने में भी ये सेल हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। देखो पूरी कंसिडरेबली तो हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि जो वुंड की हीलिंग होती है, जख्म जो भरने का काम होता है, वो एग्जैक्टली में जो सेल करवा रहे होते हैं वो तो हमारे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। लेकिन इन फाइब्रोब्लास्ट को हेल्प चाहिए होती है किसकी, मास्ट सेल की। वो हम अभी पढ़ते हैं कि किस तरह से। क्लियर हो गया जी। अब देखो क्या लिखता है, ये आपके पास भी सेल जो है वो अमीबोइड शेप के होते हैं, ज्यादा नंबर होता है इनका आपकी पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब देखिए क्या लिखता है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दे आर बेसिकली सिमिलर टू दी बेसोफिल। तो बेसोफिल पाए जाते हैं ब्लड में, कनेक्टिव टिश्यू के वस्कुलर टिश्यू का पार्ट आ गया वो तो ठीक है। लेकिन यहां पर देखिएगा मास्ट सेल एग्जैक्टली में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पार्ट आ रहे हैं। तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये आपके पास वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बेसोफिल से पूरी तरह से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रिजेंबल करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 2 से 3 लोब की एस शेप्ड न्यूक्लियस होती है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास पार्ट है। अब देखिए क्या बोलते हैं, मास्ट सेल हैं वो आपके पास में 3 पर्टिकुलर सिक्रीशन जो हैं वो बॉडी में रिलीज करते हैं। एक हिस्टामिन है, दूसरी सीरोटोनिन, SERO है, ये CO नहीं होगा, ठीक है, सीरोटोनिन, और थर्ड आपके पास हेपरिन। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दीजिए
क्या लिखता है, हिस्टामीन एक प्रोटीन है विच इज कंसिडर एज अ वेसोडाइलेटर है। वेसोडाइलेटर का मतलब हुआ जो ब्लड वेसल का डायमीटर हमें बढ़ाकर दे सकती है। अब देखो क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें मालूम है कि हमारे पास ब्लड वेसल तीन तरह की होती हैं, आर्टरी हो गई, वेन हो गई और कैपिलरीज हो गई। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो हिस्टामीन है ये आर्टीरियोलर वेसोडाइलेटर है। आर्टरीज जब बाइफरकेट करने की कोशिश करती हैं तो उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उसको हम आर्टीरियोल कहते हैं। अब आर्टीरियोल का डायामीटर बढ़ाने का काम एग्जैक्टली में आपके पास हिस्टामीन ने किया। दूसरा काम क्या किया, जो आपके कैपिलरीज होती हैं छोटे, उससे भी छोटा पार्ट, ठीक है, तो उस कैपिलरीज के डायामीटर को भी बढ़ाकर साथ में उसकी परमेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो हिस्टामीन का दूसरा रोल क्या हो गया, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द ब्लड कैपिलरी। अब सिंपल सी बात है, मान लो ये पर्टिकुलरली बहुत बड़ी ट्यूब है और उसके साथ में कनेक्टेड छोटी ट्यूब आ गई, तो होगा क्या, जैसे जैसे डाया कम होता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इसी वजह से जो सबसे लास्ट वाली आपके पास में ब्लड वेसल होगी, जो आपके पास कैपिलरी है जिसका डाया सबसे ज्यादा छोटा होता है, इसके पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि इसके थ्रू आपके पास में परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पीछे से जो ब्लड फ्लो होगा ना वो ज्यादा प्रेशर से आपके पास कैपिलरी तक पहुंचेगा। अब ये भी क्लियर हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ये है, देखो किसी जगह पर साइट ऑफ इंजरी है, कहीं पर चोट लग गई आपको, और वहां से पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से ब्लड ऊज आउट कर कर आता है शुरुआत में। क्यों आता है कि जैसे ही इंजरी हुई उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर जो है हमारे को डिफेंसिव सिस्टम चाहिए। डिफेंसिव सिस्टम में आपके पास न्यूट्रोफिल चाहिए, तो उस जगह पर न्यूट्रोफिल की मात्रा कैसे ज्यादा आ पाएगी, जब ब्लड वेसल का डायमीटर क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, तो ब्लड बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वहां पर आने की कोशिश करेगा। और वो कौन लेकर आएगा, दैट इज द हिस्टामीन। कैसे करवाएगा ये रोल, आपके पर्टिकुलरली जो ब्लड वेसल है दैट इज आर्टीरियोल, उसके डायमीटर को इंक्रीज करवाएगा, और परमिएबिलिटी जो है वो आपके पास कैपिलरी की इंक्रीज करवाने में आपको हेल्प करेगा। क्लियर हो गई जी। सेकंड, ये आप, मैंने अभी भी कहा था कि मास्ट सेल क्या रोल प्ले करते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनसे बचाने में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वही वाला पार्ट आ गया, क्योंकि एलर्जी जो है किसी फॉरेन एजेंट से होगी ना, तो जब आपकी बॉडी में फॉरेन एजेंट आएगा तो बॉडी ये कोशिश करेगी कि उसको एलिमिनेट करिए, क्योंकि वो एक तरह का एंटीजन है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए उस जगह पर ब्लड की मात्रा ज्यादा होना जरूरी है, ताकि ब्लड सेल वहां पर ऐसे वाला आ सके जो उसकी फैगोसाइटोसिस करा सके उस एंटीजन की। क्लियर हो गया जी। सेकंड पार्ट आती है आपके पास सीरोटोनिन। देखिए इसको क्या कहते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, 5HT के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब क्या लिखा है, इट इज अ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वर्ड क्या लिखा हुआ है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, डिक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन बट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। ध्यान दीजिए वर्ड क्या लिखा है, ब्लड सर्कुलेशन को तो डिक्रीज करवाएगा लेकिन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराएगा। जरा ध्यान दीजिए फिर से, आपने जब मान लो आपको इंजरी हुई थी तो कुछ समय के लिए तो ब्लड बहुत ज्यादा ऊज आउट कर कर बाहर आ रहा था, लेकिन जैसे ही 1-2 मिनट होते हैं उसके बाद में जो पर्टिकुलरली ब्लड ऊज आउट कर कर बाहर आ रही होती है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि साथ ही साथ मास्ट सेल जो है थोड़ी ही देर के बाद में एक और सिक्रीशन शो करते हैं जिसका नाम सीरोटोनिन है, और वो ब्लड वेसल का डायमीटर अब कम करने की कोशिश है। जैसे ही आपके पास जहां पर इंजरी हुई थी उस साइट ऑफ इंजरी के ऊपर पहले ब्लड बहुत ज्यादा आया था, क्योंकि बॉडी की ये कोशिश है कि अगर फॉरेन एजेंट कोई ब्लड में आने की कोशिश कर रहा है तो उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो एलिमिनेट करने के लिए उस जगह के ऊपर आपको फैगोसिटिक सेल्स की जरूरत पड़ती है, जो हिस्टामिन ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ाकर उस ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ाकर, जैसे ही उस साइट के ऊपर जो ब्लड की मात्रा ज्यादा आएगी फैगोसिटिक्स आपके पास सेल भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन बॉडी ये तो कर नहीं सकती है ना कि ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए बॉडी से, क्योंकि उसकी वजह से शॉक में जाने की टेंडेंसी हो जाएगी किसी भी पर्सन की। तो बॉडी ये कोशिश कर रही है कि 1-2 मिनट के बाद में इसी मास्ट सेल के थ्रू आपके पास सीरोटोनिन का रिलीज कराती है, जो आपके पास ब्लड वेसल का डायमीटर कम कर कर देती है, इसीलिए इसको वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं। लेकिन अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो ये पर्टिकुलर आपके पास में कोई ब्लड वेसल है, इसका डायमीटर सडनली अगर आप कम कर देंगे तो आपके पर्टिकुलर ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगने वाला है वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगी। क्या लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन ऑर्गन तक या किसी पर्टिकुलर साइट ऑफ इंजरी तक जो ब्लड फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। देखो यहां पर भी यही चीज कंसिडरेबली लिखी हुई है, एट द साइट ऑफ कट और इंजरी सीरोटोनिन डिक्रीज द ब्लड लॉस। तो अगर आपकी बॉडी में कोई ब्लड लॉस कम करा सकता है ड्यूरिंग दी
इंजरी आपके पास में, वो आपके पास सीरोटोनिन है विच इज बीइंग रिलीज बाय द मास्ट सेल, और अगर ब्लड के थ्रू अगर आप इनको देखने की कोशिश करेंगे तो वही काम बेसोफिल करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल और वस्कुलर टिश्यू के अंदर आपके पास में बेसोफिल्स। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आती है आपके पास में हेपरिन। तो हेपरिन एक म्यूकोपॉलीसेक्राइड है और लिखा हुआ है ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। वर्ड क्या लिखा हुआ है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट। कोगुलेशन से हम समझते हैं खून के धत्ते बनना। ब्लड जो है वो आपके पास क्लॉट करने की टेंडेंसी रखता है अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। तो देखो, शुरुआत में आप ये चाहते हो ना कि सडनली आपके पास ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करना चाहिए, सडनली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड जो है जहां पर इंजरी हुई है वहां पर आना चाहिए। अब सोचिए, अगर ब्लड जो है वो डायरेक्टली आपके पास एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उस दौरान तो वो क्लॉट कर जाएगा, लेकिन शुरुआत में हम ये चाह रहे हैं कि क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए। तो मास्ट सेल साथ ही साथ में एक प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं, केमिकल रिलीज कर रहे हैं, म्यूकोपॉलीसेक्राइड रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है आपके पास हेपरिन। और हेपरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट। उस साइट ऑफ इंजरी पे आपके पास में क्लॉटिंग नहीं होने देता है। क्लियर हो गई जी। अब सेकंड थिंग, प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल बाय प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। अगर आप पर्टिकुलरली क्लॉटिंग साइकिल को पढ़ने, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे को पढ़ने की कोशिश करिएगा तो वहां पर एग्जैक्टली में लिखा जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने पर ही एग्जैक्टली में ब्लड क्लॉट तैयार होता है। तो हेपरिन क्या कर रही है? हेपरिन ये कर रही है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहां से रिलेट कर पूछे जाते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और लीवर का रोल जहां पर आता है। तो लीवर का एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो हेपरिन की फॉर्मेशन कर भी देता है। क्लियर होगा जी। तो लीवर इज ऑल्सो अ साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ हेपरिन एंड सेकंड इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोथ्रोम्बिन ऑल्सो। क्लियरली याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगर लीवर को कोई दिक्कत हो रही होती है या लीवर में मान लीजिए कोई बीमारी चली हुई है तो इसका मतलब ये भी है कि इनडायरेक्टली आपके यहाँ प्रोथ्रोम्बिन उतना फॉर्म नहीं होगा, और प्रोथ्रोम्बिन उतना फॉर्म नहीं होगा तो थ्रोम्बिन जो है आपके पास में रिलीज नहीं होगी, कन्वर्जन नहीं हो पाएगी प्रोथ्रोम्बिन की थ्रोम्बिन में जितनी क्वांटिटी चाहिए। और अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो मान लीजिए अगर आपके पास इंजरी हो गई ना तो वहां पर पर्टिकुलर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा और रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे लोग शॉक में ही मर जाते हैं जिन लोगों के अंदर लीवर की इंजरी होती है और लगातार उनको कोई ना कोई इंजरीज होती रहती हैं जहां से ब्लड लॉस हो रहा होता है। क्लियर लीवर। चलिएगा अगला पार्ट देखेंगे। अगली सेल आते हैं आपके पास मैक्रोफेजेस, हिस्टियोसाइट या क्लासमेटोसाइट्स। क्लियर। अब देखिएगा, लिखता है सेकंड लार्जेस्ट साइज सेल हैं और इन नंबर भी सेकंड लार्जेस्ट पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट जो सेल हैं वो सबसे बड़े सेल होते हैं और वही सबसे लार्जेस्ट सेल भी है, उन्हीं का सबसे ज्यादा नंबर भी होता है। यहां इंपॉर्टेंट क्या याद रखने की कोशिश करनी है, इसका जो न्यूक्लियस होती है दैट इज किडनी शेप्ड है। ये कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है, तो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है। एक चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्या लिखा हुआ देखो, फैगोसिटिक होते हैं, फैगोसिटिक इन नेचर, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, और वायरसेस बाय फैगोसाइटोसिस एंड दे अराइज बाय द फ्यूजन ऑफ द मोनोसाइट। मीन बाय ब्लड के अंदर आपके पास एक सेल पड़े होते हैं जिनका नाम होता है मोनोसाइट, और मोनोसाइट की मॉडिफिकेशन से आपके पास एक सेल तैयार होता है जिसको हम मैक्रोफेज कहते हैं, और ये फैगोसिटिक बिहेवियर शो करते हैं, इसीलिए इन पर्टिकुलर सेल को स्कैवेंजर सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। क्लियरली याद रखिएगा। अब स्कैवेंजर सेल को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जितने आपके पास में डेड सेल्स होते हैं और या डैमेज सेल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उनको पर्टिकुलरली क्लीन करने का काम जो है वो आपके पास में पर्टिकुलर यही मैक्रोफेजेस करते हैं। क्लियर हो गया जी। अब देखिए, मैक्रोफेजेस को डिफरेंट ऑर्गन के अंदर डिफरेंट नाम से जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लंग में इनको पर्टिकुलर डस्ट सेल कहा जाता है। तो डस्ट सेल क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलरली मैक्रोफेज इन अ लंग। वैसे ही आपके पास कफर सेल होते हैं, ये लीवर में है, मोनोसाइट ब्लड के अंदर है, ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लियल सेल कहते हैं, थाइमस ग्लैंड के अंदर इनको हसल ग्रेन्यूल्स या कॉर्पस्कल कहा जाता है, और स्प्लीन में इनको रेटिकुलर सेल कहा है। ये इंपॉर्टेंट है जी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर से, लंग में इनको डस्ट सेल के नाम से जानते हैं, लीवर में कफर सेल्स के, ब्लड के अंदर मोनोसाइट, ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लियल सेल, थाइमस ग्लैंड के अंदर हेसल ग्रेन्यूल्स, और स्प्लीन में रेटिकुलर सेल के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर। चले, उसके बाद आते हैं आपके पास लिम्फोसाइट। क्या आ गए जी? लिम्फोसाइट। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है,
लिम्फोसाइट बेसिकली जो है वो बोन मैरो के इनसाइड में बनते हैं। पहली चीज तो आपको ये याद होनी चाहिए, बोन मैरो में आपके पास लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन होती है। ये बी लिम्फोसाइट जो है पर्टिकुलरली आपके पास दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक आपके पास टी लिम्फोसाइट। ठीक है जी, बी का मतलब है बोन मैरो, टी का मतलब है थाइमस। क्लियर? बी का यहां पर बी जो लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में ही बनते हैं और बोन मैरो में ही इनकी मेच्योरिटी हो जाती है। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो आपके पास बोन मैरो में तो बनते हैं लेकिन उनकी मेच्योरिटी बोन मैरो में ना होकर थाइमस ग्लैंड में होती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि टी लिम्फोसाइट ही आपके पास बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर टी लिम्फोसाइट अगर आपके पास नहीं होगा तो बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्लाज्मा सेल के बारे में पढ़ा था। तो plasma cell is a particularly active form of a B lymphocyte and the B lymphocyte which are inactive are being getting activated by the T lymphocytes और उन टी लिम्फोसाइट की जो मेच्योरिटी हो रही थी वो आपके पास थाइमस ग्लैंड में हो रही थी। अब नाउ एज दी एजिंग विल अकर ना, जैसे जैसे एज बढ़ना शुरू होगी तो मिडल एज के बाद में थाइमस ग्लैंड जो है वो अपना फंक्शन करना बंद कर देती है। तो उससे होगी क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये होगी कि टी लिम्फोसाइट जो है जितनी क्वांटिटी में बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट उनको करना चाहिए उतनी क्वांटिटी में पहले तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उतनी क्वांटिटी में बी लिम्फोसाइट भी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और उतनी क्वांटिटी में अगर बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट नहीं होगा तो एंटीबॉडी भी उतनी रिलीज नहीं होगी। प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बी लिम्फोसाइट ही आपके पास ऐसा सेल है जो एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है और एंटीबॉडी की सिक्रीशन करता है जो एंटीजन से लड़ाई करती है। अब आपके पास क्या बी लिम्फोसाइट ऐसा कर पाएंगे? कोई लड़ाई हो पाएगी अगर आपके पास थाइमस ग्लैंड जो है मिडिल एज के बाद फंक्शन करना बंद कर दे? हाँ या ना? मिडिल एज के बाद में अगर थाइमस ग्लैंड अभी अनफंक्शनल होना शुरू हो जाए तो क्या उतनी क्वांटिटी के अंदर आपके पास एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होगी जितनी क्वांटिटी में पहले हो रही थी? बिल्कुल सही, नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने अभी पहले ही कह दिया कि टी लिम्फोसाइट ही बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर टी लिम्फोसाइट मिडिल एज के बाद अवेलेबल ही नहीं होंगे तो आपके पास बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट कैसे होगा? मीन बाय एज द एजिंग विल प्रोग्रेस इम्यूनिटी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जैसे जैसे एज बढ़ना शुरू हो जाती है वैसे वैसे आपके पास इम्यूनिटी जो है वो लैग करना शुरू कर देती है, चाहे हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें। आफ्टर द मिडल एज जो है थाइमस ग्लैंड जो है वो अनफंक्शनल होने की वजह से इम्यूनिटी का लॉस तो पक्का से होगा और वो भी एक कारण है जिसकी वजह से एजिंग आती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने चीज याद रखनी है। क्लियर हो गई जी यहां तक चीजें? चलिए आगे पार्ट देखते हैं। अगले सेल आते हैं जिनको हम कहते हैं एडिपोज सेल या फैट सेल है। एडिपोज सेल या फैट सेल है। अब देखिएगा, इनको एडिपोसाइट भी कहा जाता है। एडिपोसाइट बेसिकली क्या कर रहे हैं? स्टोरेज ऑफ फैट का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? स्टोरेज ऑफ फैट का काम कर रहे हैं। देखो हमारी बॉडी में फैट की स्टोरेज का इंपॉर्टेंट रोल क्या हुआ फिर? अगर मान लो हमारी बॉडी में एडिपोज सेल हम या फैट सेल हमारी बॉडी में दे दिए गए या एडिपोसाइट दे दिए गए तो वो दिए क्यों नेचर ने? देखिए वो इसलिए दिए, देखो फैट जो होती है जब वो ब्रेक करती है तो उस दौरान में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो आपके पास में उसके डिग्रेडेशन पर हमें मिलती है। तो एनर्जी जो है वो आपको सबसे ज्यादा डिग्रेड होने पर जिससे मिलती है वो आपका फैट है। सेकेंड थिंग, फैट इंसुलेटर भी है और फैट ही आपके पास शॉक एब्जॉर्बर भी है। तो देखो तीन तरह के रोल प्ले किए। फैट जो है वो बॉडी में स्टोर हो गई, जब वो ब्रेक करेगी तो आपको एनर्जी भी सबसे ज्यादा देगी। सेकंड थिंग जो है वो एज एन शॉक एब्जॉर्बर भी काम कर रही है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है और इंसुलेटर भी है। देखो तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो फैट की क्वांटिटी है वो हमारे वाइटल ऑर्गन के सरफेसिस पर दी गई। जैसे लीवर, तो लीवर में भी फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। स्प्लीन हो गई, उसके बाहर अगर आप देखेंगे तो वो भी फैट से लेडन होती है। किडनीज वो भी फैट से लेडन होती है। इसीलिए इन पर्टिकुलर ऑर्गन को शॉक से बचाने के लिए नेचर ने इनके इनसाइड में फैट की क्वांटिटी ज्यादा दे रखी हुई है। ये भी चीज आपको क्लियरली याद होनी चाहिए, इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, यहाँ ब्राउन फैट और व्हाइट फैट के बारे में लिखा हुआ है, ये आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से क्वेश्चन रेयरली आती है। क्लियर? चलें, क्योंकि क्रैश कोर्स के हिसाब से इसलिए मैं ये चीज डिक्टेट नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट सेल आते हैं आपके पास जिनका नाम है मीजनकाइमल सेल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था
कि अगर आपसे कनेक्टिव टिश्यू से एग्जैक्टली में ये पूछा जाए कि अनडिफरेंशिएटेड सेल कौन से है कनेक्टिव टिश्यू के, तो आप आंसर तो जरूर बोलेंगे कि आपके पास फाइब्रोब्लास्ट भी अनडिफरेंशिएटेड सेल जरूर होते हैं, क्योंकि वो ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट की फॉर्मेशन करते हैं लेटर ऑन, लेकिन वो पूरी तरह से अनडिफरेंशिएटेड नहीं है। सिर्फ मीजेनकाइमल सेल कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा है जो टोटली अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अब देखो टोटली अनडिफरेंशिएटेड से हम क्या मतलब समझे, उसके पास में टोटीपोटेंट नेचर है। क्या नेचर है? टोटीपोटेंट नेचर। अब टोटीपोटेंसी से आप क्या समझते थे, एक पर्टिकुलर सेल से उसी पर्टिकुलर सेल की तरह की फॉर्मेशन लगातार हो सकती है। अब एक चीज तो ये भी कर सकता है, दूसरा चीज अनडिफरेंशिएटेड से मतलब ये भी है कि यही पर्टिकुलर सेल आपके पास ऐसा भी है जो प्लूरीपोटेंट बिहेवियर भी शो कर सकता है। अब प्लूरीपोटेंसी से क्या समझे, प्लूरीपोटेंसी से मतलब ये समझे एक पर्टिकुलर टाइप का सेल डिफरेंट तरह के सेल आपको ट्रांसफॉर्म या बनाकर दे सकता है। तो मीजेनकाइमल सेल ही कनेक्टिव टिश्यू का ऐसा सेल है जो दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है, टोटीपोटेंट बिहेवियर भी शो कर लेता है और प्लूरीपोटेंट बिहेवियर भी शो कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम एग्जैक्टली में मीजेनकाइमल सेल को ही अनडिफरेंशिएटेड सेल मानते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल हो, मीन बाय एक ऑप्शन ऐसी हो जिसमें ये लिखा हो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल पूछे हुए हैं आपसे कनेक्टिव टिश्यू के, और एक ऑप्शन ऐसी हो कि फाइब्रोब्लास्ट and the mesenchymal cell are the particularly the undifferentiated cell, तो आंसर वही होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन अलग अलग दे दिए हुए हैं कि अनडिफरेंशिएटेड सेल बताइए कनेक्टिव टिश्यू का, और आपके पास ऑप्शन में एक फाइब्रोब्लास्ट भी दिया हुआ और एक आपके पास mesenchymal सेल भी दिया हुआ, तो आंसर विल ऑलवेज बी अ mesenchymal सेल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कभी कभार देखा गया है और पूछा जाता है। चलिए अगला पार्ट है आपके पास, जरा एक और देखिएगा। यहां पर हमने कनेक्टिव टिश्यू जो मैच्योर वाला है उसको हमने तीन पार्ट में डिफरेंशिएट किया। देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो पार्ट लिखे हुए हैं, एक लिखा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और दूसरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? अब देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हमने दो पार्ट के अंदर डिफरेंशिएट कर दिया, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास ओपन फ्रेमवर्क है। ओपन फ्रेमवर्क क्यों आता है? क्योंकि फाइबर की क्वांटिटी कम है और फाइबर दूर दूर पड़े हुए हैं। इसका मतलब अगर फाइबर दूर दूर पड़े होंगे तो बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगी, स्पेस अगर ज्यादा है, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, कैसा फाइबर हो गया, वो लूज फाइबर है, इसीलिए नाम क्या लिख दिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इवन दो कि कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन फाइबर होंगे, लेकिन उनकी क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? लेकिन मेन आपके पास जो कनेक्टिव टिश्यू आते हैं वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये हुआ कि आपके जो प्रोटीन फाइबर होंगे वो एक दूसरे का सटे हुए होंगे, है ना, चिपके हुए, पूरी तरह से स्पेसिंग नहीं होगी ज्यादा, इसीलिए हम कह रहे हैं फाइबर्स डेंसली पैक्ड होते हैं। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट जो है मेनली दो फाइबर आपको बनाकर देते हैं, एक कोलेजन और दूसरा इलास्टिन। ध्यान दीजिएगा इससे क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। Collagen and elastin is a part of a dense connective tissue. It is not a part of exactly the loose connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी फाइबर है कोलेजन है इलास्टिन, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन जब कंपेयर करते हैं हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू से तो हमेशा आपको कोलेजन और इलास्टिन जो है वो बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई पड़ती है। वो कहां पर दिखाई पड़ेगी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू में वो क्वांटिटी आपको नहीं दिखाई पड़ रही होती है, स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मैट्रिक्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सेल की क्वांटिटी आपके पास कम होती है। लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा नहीं है। कोलेजन और इलास्टिन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन और इलास्टिन के बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है। क्लियर? चलें, उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आती है दैट इज वस्कुलर या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम दो चीजें डील करते हैं, एक ब्लड के बारे में और दूसरा लिम्फ के बारे में। क्लियर हो गया जी? जहां पर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की बात आती है, जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, उसमें हम डील करते हैं एक कार्टिलेज के बारे में और एक बोन के बारे में। तो ये हम अभी डील करेंगे। चलें अगले वाले पार्ट के ऊपर इसको डील करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो यही है कि ये आपको ब्लड और लिम्फ के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सबने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब चलिए फिर भी हम डिफरेंस को कोट कर लेते हैं जहां जहां पे हमें इंपॉर्टेंट लगता है। तो देखिए पहली चीज ब्लड के बारे में जो लिखा है, क्या लिखा है? ब्लड इज बेसिकली कंसिस्टेड ऑफ प्लाज्मा, और ये लिखे हुए सेल, है ना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटेड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटेड। अब ध्यान दीजिए
अगर ब्लड 100% है तो 100% में से आपके पास में जो प्लाज्मा का कंटेंट है वो 55% है, और जो ये सेल का कंटेंट होगा ये आपके पास 45% होगा। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा का कंटेंट ज्यादा दिया नेचर ने ब्लड के इनसाइड में, और आपके पास पर्टिकुलर सेलुलर कंटेंट दिया वो कम दिया। एक चीज तो याद होनी चाहिए, ये देखिए लिम्फ में भी आपके पास प्लाज्मा का कंटेंट है, लेकिन प्लाज्मा जो है वो आपके पास यहां लिम्फ के अंदर आपके पास ब्लड से ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको नोट कर रखनी है। लिम्फ में अगर 100% अगर आपके पास लिम्फ है तो लिम्फ में जो प्लाज्मा की क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% आती है, जबकि आपके ब्लड में दैट इज ऑलवेज 55% ही होती है। तो अब आपके पास सेलुलर कंटेंट भी है, लेकिन सेल कौन से लिखे हुए, सिर्फ ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट में भी लिखा हुआ है कि लिम्फोसाइट ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन यहां देखिए, यहां पर आपके पास एरिथ्रोसाइट भी थे, यहां प्लेटलेट भी थे। मीन बाय लिम्फ में आपके पास आरबीसी एंड प्लेटलेट जो है वो एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज क्या लिखिए, ब्लड का कलर जो है वो रेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन इन एरिथ्रोसाइट, और हीमोग्लोबिन में आयरन जो होती है वो सेंट्रल आपके पास एलिमेंट है, इसी वजह से एग्जैक्टली में ब्लड जो है वो रेड इन कलर होती है। लेकिन आपके पास लिम्फ जो कलरलेस है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, क्योंकि आरबीसी ही नहीं है यहां पर। उसके बाद देखना, ब्लड में जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कैल्शियम फास्फोरस की क्वांटिटी जो है ये भी बहुत ज्यादा होती है। हमें मालूम है कि प्लाज्मा के अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन भी होती है, एल्बुमिन भी प्रोटीन होती है, गामा ग्लोबुलिन्स भी होते हैं। इसके अलावा ये सभी के सभी प्रोटीन जो है, जैसे आपके पास फिब्रिनोजन हो गए, ये भी प्रोटीन आपके प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो इन प्रोटीन की क्वांटिटी ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इससे कंपेयर करेंगे लिम्फ को, तो लिम्फ में प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है। कैल्शियम और फास्फोरस का कंटेंट भी बहुत ही कम पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभार आपको पेपर में स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड, इसका मतलब ये नहीं कभी पूछेंगे नहीं। स्टेटमेंट होगी, ट्रू फॉल्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, असर्शन रीजन में भी ये चीज पूछी जा सकती है, तो इंपॉर्टेंटली याद रखें। उसके बाद ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है वो लिम्फ के मुकाबले में हमारे पास कम होती है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये ध्यान से भूल जाता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में आपके पास कम होती है और लिम्फ में हमेशा ज्यादा होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए क्या बात है, जो आपके पास ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वांटिटी कभी ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर क्वांटिटी अगर आपको ज्यादा मिल रही है तो आप कंसीडर करें कि वो चीज क्या है जी, वो लिम्फ है। क्लियर हो गया जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लास्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, इस ब्लड को व्हीकल कहा जाता है और लिम्फ को मिडल मैन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अब क्यों लिखा कि ब्लड को व्हीकल है, क्यों, इट कैरीज मटेरियल टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टिश्यू। ये आपके पास टिश्यू तक किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव मटेरियल को भी लेकर जाता है, और उसी पर्टिकुलर टिश्यू से आपके पास में उसी पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव मटेरियल को किसी और के पास भी लेकर जाता है, तो इसीलिए इसको व्हीकल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने याद रखनी है। वहीं पर लिम्फ को हम मिडल मैन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां देखिएगा वर्ड लिखे हुए, इट ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द ब्लड सेल एंड वाइस वर्सा। अब टिश्यू के बारे में बात नहीं की हमने, टिश्यू को बनाने वाले जो हमारे पास सेलुलर एग्रीगेट है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, इट ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम द ब्लड टू द ब्लड सेल्स एंड वाइस वर्सा, दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ पर्टिकुलरली द मिडल मैन। क्लियर हो गया जी, फिर से देखिएगा कि आपका ब्लड व्हीकल है और आपके पास लिम्फ जो है वो मिडल मैन ऑफ योर बॉडी है। क्लियर है, यहां तक सबको समझ आ गया कि मैंने क्या क्या चीजें कही है, यस या नो? चलेगा, थैंक यू। तो आपका वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में अगर आपको इतनी सी चीज पता है तो बहुत ज्यादा पता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिएगा, आरबीसी के बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आता है आपके पास में, लेकिन यही एनिमल टिश्यू में अगर बुक से पढ़ लेंगे तो वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हम सारी चीज तो नहीं डील कर पाएंगे क्योंकि क्रैश कोर्स का टाइम है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, है ना। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हमने डील कर लिया, अब हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू को डील करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले कार्टिलेज के बारे में डील करते हैं। अब देखो, यहां तो हमने कार्टिलेज की टाइप लिखी हुई है, लेकिन मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर दूं। कार्टिलेज को बनाने वाले जो सेल होते हैं उनको आप कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। वर्ड क्या लिखा जी, कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है।
कॉन्ड्रोसाइट को बनाने के लिए भी हमें एक सेल की जरूरत होती है जिसको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाता है। तो आपको बनाने वाले जो एग्जैक्ट सेल हैं वो ब्लास्टिक सेल हुए ना, तो ब्लास्ट सेल जो होगा दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट है, वो कार्टिलेज को ले डाउन करने में हेल्प करता है और उसी कार्टिलेज को खत्म करने में कॉन्ड्रोक्लास्ट हेल्प करते हैं, CLAST। तो कॉन्ड्रोक्लास्ट जो है वो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करते हैं, कार्टिलेज को बनाने के लिए कॉन्ड्रोब्लास्ट चाहिए, कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं और कॉन्ड्रोसाइट हमें बनाकर देते हैं। इसी कार्टिलेज के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कॉन्ड्रोइन प्रोटीन कहते हैं, कॉन्ड्रोइन प्रोटीन है। मैट्रिक्स में कौन सी प्रोटीन मिलती है कार्टिलेज के, दैट इज कॉन्ड्रोइन प्रोटीन होती है। इसी कार्टिलेज की अगर ऑसिफिकेशन हो रही होती है, ऑसिफिकेशन मतलब कैल्शियम और फास्फोरस के क्रिस्टल अगर इसी कार्टिलेज में लगातार जो है वो डलते जाएंगे तो दिस कार्टिलेज विल कन्वर्ट इनटू अ बोन। अब इस कार्टिलेज की खासियत क्या, कार्टिलेज की खासियत ये है क्योंकि ये अभी फुली कैल्सिफाइड नहीं है, फुली ऑसिफाइड नहीं है, ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट डिपोजिशन नहीं हुआ, इसीलिए इसकी बेंडिंग हो सकती है। लेकिन जब ये कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाएगी तो बेंडिंग नेचर होगा या प्लायबल जो नेचर होगा वो बोन का कम हो जाता है, लेकिन कार्टिलेज का प्लायबल या बेंडिंग नेचर अभी मेंटेन्ड है। क्यों मेंटेन्ड है, क्योंकि ये फुली कैल्सिफाइड नहीं है अभी तक। क्लियर। अब चलिएगा नेक्स्ट पार्ट देखिए। टाइप ऑफ कार्टिलेज से आपको जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो कार्टिलेज हैं जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो बहुत सारी कार्टिलेज की टाइप है लेकिन हम दो को डील करेंगे यहाँ पर, एक हाइलाइन कार्टिलेज और एक आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज जहां से आपको क्वेश्चन पूछा। देखो क्या लिखा है, हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज है आपकी बॉडी के, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है हमारी बॉडी में। लिखा क्या है, फाउंड एज द आर्टिकुलर कार्टिलेज एट द एंडिंग ऑफ लॉन्ग बोन। ध्यान दीजिएगा कहां पर पाई जाती है ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेज पाई जाती है जितनी भी लॉन्ग बोन के एंड्स होते हैं उन एंड के ऊपर जो कार्टिलेज है उस कार्टिलेज का नाम होता है हाइलाइन कार्टिलेज। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्वाइंट बनाने में हेल्प करती है, ज्वाइंट बनाने में जो कार्टिलेज एग्जैक्टली में हेल्प करेगी वो आपके पास में पर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज होती है। अब हाइलाइन कार्टिलेज जो है ये मोस्ट रिजिड टाइप ऑफ कार्टिलेज होती है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट रिजिड टाइप ऑफ कार्टिलेज। अब हाइलाइन से हम क्या समझते हैं, हाइलाइन का मतलब नॉर्मली हम समझते हैं ट्रांसलूसेंट टाइप की है या ट्रांसपेरेंट टाइप की है। कॉमन वर्ड जो यूज किए जाते हैं जो बुक्स में आप पढ़ेंगे वो ट्रांसलूसेंट है। कार्टिलेज कैसी है, ट्रांसलूसेंट। क्यों है, फाइबर का जो कंपोनेंट है आपके पास हाइलाइन कार्टिलेज में वो ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ कोलेजन के फाइबर आपको क्लोजली पैक्ड मिल रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके पास कोलेजन फाइबर है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोलेजन जो है वो आपके पास डेंसली पैक्ड आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन इस कार्टिलेज में ये आपकी जो फाइबर है वो बहुत दूर दूर पड़ी होती है, सेलुलर कंटेंट बहुत कम होता है, सिर्फ मैट्रिक्स का कंटेंट ज्यादा पाया जाता है। इसीलिए आपके पास ये हाइलाइन कार्टिलेज जो है इसको ट्रांसलूसेंट कार्टिलेज कहा जाता है या ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज कहते हैं या ग्लास लाइक कार्टिलेज कहा जाता है। ग्लास तो देखा हो ना, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर क्योंकि टर्बिडिटी नहीं होती है इसीलिए आर पार आप बहुत आराम से देख सकते हो कि फाइबरस कंपोनेंट नहीं है, कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं है। सेम हाइलाइन कार्टिलेज में भी ऐसा ही है, ना तो कोई फाइबर आपको ज्यादा दिख रहे हैं ना तो कोई सेलुलर कंटेंट ज्यादा दिख रहा है, सिर्फ आपको क्या चीज ज्यादा दिख रही है, वो आपके पास सिर्फ मैट्रिक्स का कंपोनेंट है। तो कहां पर ये हाइलाइन कार्टिलेज पाई जाती है, तो एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन है, नोज में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स के अंदर, रिब जब आपके पास स्टर्नम से कनेक्ट करती है वहां पर भी आपके पास यही कार्टिलेज होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, जब आपके ट्रू रिब्स के बारे में तो पढ़ा होगा, तो ट्रू रिब्स होती है पहले 7 पेयर है ना, तो फर्स्ट 7 पेयर जब आपके स्टर्नम के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट करती है तो उस दौरान तो हम ये कहते हैं कि हाइलाइन कार्टिलेज की मदद से आपके पास रिब जो है स्टर्नम से जुड़ती है। लेकिन 8th 9th और 10th पेयर जो रिब का होता है वो 7th पेयर के साथ में जुड़ता है, इसलिए उनको हम फॉल्स रिब कहते हैं। 7th 8th 9th और 10th पेयर को हम फॉल्स रिब कहते हैं। अब फॉल्स रिब जो है वो आपके पास में 7th पेयर ऑफ आपके पास रिब के साथ इंटीग्रेट करती है with the help of a cartilage that is being termed as the coastal cartilage, COSTAL. Coastal cartilage is nothing but the modification of this particular hyaline cartilage. ध्यान दीजिएगा आपकी एनसीईआरटी में ये अपडेट कर दिया गया है, पुराने वाले में ये अपडेट नहीं था। क्लियर हो गई जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज क्या हो गई, देखो हाइलाइन कार्टिलेज की एक खासियत ये भी हो गई ना कि आपके पास ये प्रेशर को बियर कर सकती है। अब देखो लॉन्ग बोन के जो टर्मिनल एंड हुए उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा ना, तो उस प्रेशर को बियर करने की टेंडेंसी भी मैक्सिमली कौन से वाली कार्टिलेज के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है, हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर ही आपको दिख रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरी कार्टिलेज जहां से क्वेश्चन पूछी जाती है वो है आपके पास में दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज। अब लिखा क्या है देखो,
ये सिमिलर है पूरी तरह से हाइलाइन कार्टिलेज से, लेकिन अब कोलेजन फाइबर की डेंसिटी की जगह पर इलास्टिन फाइबर की डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो यहां पर कोलेजन फाइबर जो वो डेंसली या क्लोजली पैक्ड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपके पास बोन से तो ज्यादा होती है, लेकिन ये आपके पास कार्टिलेज अभी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जब हम कंपेयर करेंगे इलास्टिक कार्टिलेज से। इलास्टिक कार्टिलेज की फ्लेक्सिबिलिटी हाइलाइन कार्टिलेज से ज्यादा आती है। क्यों ज्यादा आ रही है? क्योंकि इलास्टिन फाइबर की क्वांटिटी इसके अंदर ज्यादा होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आएगी, एबिलिटी टू बेंड होने की कैपेबिलिटी ज्यादा आएगी। कहां मिलती है? यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है, कहां मिल रही है जी? पिन्ना, दूसरे आपके पास ईयर कनाल जिसको ऑडिटरी कनाल भी कहते हैं, और तीसरा एपिग्लॉटिस। तो देखिएगा एपिग्लॉटिस से आपके पास बहुत कॉमन पूछा जाता है। एपिग्लॉटिस क्या है? ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ये इंपॉर्टेंट है जी, यहां से क्वेश्चन आपको बहुत सारा पूछा जाता है। चलें जी आगे देखते हैं। अगला जो टिश्यू है वो है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। देखो बहुत आसान सा टिश्यू है, बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। देखो मस्कुलर टिश्यू की खासियत है मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है और हेल्प करती है मूवमेंट एंड लोकोमोशन करवाने में। हमें सबको पता है ज्यादातर मेन रोल इसका यही होता है, ठीक है। तो मसल की जो टाइप बताई गई वो 3 तरह की होती है, स्केलेटल मसल, दूसरी कार्डिक मसल और तीसरी स्मूथ मसल के बारे में कहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, आसानी से पढ़ने की कोशिश करिएगा। देखिए स्केलेटल मसल, वर्ड ही अपने आप लिखा हुआ है, स्केलेटल सिस्टम से जुड़ने वाली जो आपके पास में मसल है वो स्केलेटल मसल है। मीन बाय बोन के साथ जो आपके पास कोई भी मसल जुड़ रही है वो कौन सी है? स्केलेटल मसल होती है। तो इट इज बेसिकली अटैचिंग टू दी बोन और दी कार्टिलेज। ये हुआ। तो स्केलेटल मसल किस चीज में हेल्प करेगी? बोन की मूवमेंट में हेल्प करती है। अब देखो जब आपका मन करता है ना तभी तो आप बेसिकली मूवमेंट शो करेंगे। चलने का काम आप जो बाइपेडल लोकोमोशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे होते हैं? क्योंकि स्केलेटल मसल जो है बोन को मूव कराने में हेल्प कर रही होती है। इसका मतलब स्केलेटल मसल कैसी हो गई? आपके कंट्रोल में वर्क कर रही है, इसीलिए वॉलंटरी मसल है। जैसे आपकी टंग हो गई, लार्जेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी इज द टंग, और कैसी मसल है? स्केलेटल मसल है। अब अगर मेरा मन करेगा तो मैं बातचीत करूंगा आपसे, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो बातचीत नहीं करूंगा। मीन बाय मेरा एक्शन कैसा हो गया? वॉलंटरी एक्शन है। क्लियर हो गई? दूसरा वर्ड देखिए क्या लिखता है, स्केलेटल मसल जो है वो लॉन्ग और सिलिंड्रिकल मसल है। अब देखिएगा जरा, ऐसे पर्टिकुलर सिलेंडर तो सबने देखा होगा ना, तो सिलेंडर ऐसा ही होता है आपके पास। अब सिलेंडर की खासियत क्या होती है? जो उसके टर्मिनल एंड होते हैं वो राउंडेड होते हैं, ये शार्पर तो नहीं है ना। अब एक खासियत और लिखी हुई है कि इसके पर्टिकुलर मसल के इनसाइड में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस। अब मल्टीपल न्यूक्लियस हम कहते हैं सिंसीशियम फॉर्मेशन है। देखो मल्टीपल न्यूक्लियस का फायदा क्या हो? मल्टीपल न्यूक्लियस का फायदा ये हुआ कि इस पर्टिकुलर मसल की ये टेंडेंसी होगी कि ये ज्यादा मात्रा में एंजाइम रिलीज कर सकते हैं और ज्यादा मात्रा के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी बना सकते हैं। और वही प्रोटीन बेसिकली आपके पास दैट इज द एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होती है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगी क्योंकि न्यूक्लियस की क्वांटिटी ज्यादा है। और न्यूक्लियस की क्वांटिटी ज्यादा है तो एक वर्केबिलिटी और आएगी, दैट इज द एंजाइम की फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जब तक स्केलेटल मसल वर्क कर रही है तब तक एंजाइम का कंटेंट कम नहीं होगा, ना तो प्रोटीन के फाइबर कम होंगे, एक्टिन और मायोसिन, इसीलिए आप लगातार मूवमेंट शो कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय आपके पास न्यूक्लियस कभी ना कभी फंक्शन करना बंद कर देगा तो स्केलेटल मसल फंक्शन करना बंद कर देगी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करना आपके लिए इंपॉसिबल होता जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज के आप देखेंगे जरा, यहां लाइंस लगी हुई है, ये लाइंस लगी हुई है सभी की सभी। ये लाइन क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की लाइनिंग्स है, दैट इज एक्टिन और मायोसिन। इसीलिए जरा ध्यान दीजिएगा, स्केलेटल मसल को स्ट्रिप्ड मसल भी कहा जाता है, ये स्ट्राइएटेड मसल, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन की स्ट्राइएशन जो है वो बहुत कॉमनली विजिबल होती है स्केलेटल मसल के इनसाइड में। अब देखो हमारी बॉडी में जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं दैट आर बीइंग स्पेसिफिकली बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन। जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं वो हमारी ब्रेन कंट्रोल करती है, और ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये भी हमें याद होना चाहिए। एक और चीज क्या याद होनी चाहिए, देखो ज्यादातर आप लोकोमोशन और मूवमेंट करेंगे तो ब्लड सप्लाई चाहिए मसल को, तो सबसे ज्यादा जो ब्लड सप्लाई जिस मसल को अवेलेबल होती है वो स्केलेटल मसल ही है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है ये बहुत ज्यादा जल्दी काम तो करती है लेकिन उतनी ही जल्दी थक जाती है, क्योंकि स्केलेटल मसल को जो शुरुआत में आपके पास रेस्पिरेशन मिल रही होती है वो एरोबिक टाइप की रेस्पिरेशन होती है,
और जैसे ही पर्टिकुलर आपके पास ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है उस जगह के ऊपर, जब स्केलेटल मसल लगातार काम करती रहती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू होगी आपके पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, और वही लैक्टिक एसिड जो है जिसका आपका पीएच जो है 3.9 से लेकर 4.5 तक होती है, वो आपके पास फटीगेबिलिटी लेकर आता है, इसीलिए आपको थकान महसूस होती है और आप काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल अभी फटीग हो गई है, वो काम करने लायक नहीं बची हुई है। क्लियर हो गया जी। दूसरी आपके पास कार्डियक मसल। अब देखिए कार्डियक मसल स्पेसिफिकली कहां है, हार्ट में होती है, ब्लड वेसल्स में होती है, वहां पर ये प्रेजेंट है। देखो ये हेल्प किस चीज में कर रही है, आपके पास बीटिंग ऑफ हार्ट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में हेल्प करता है। अब देखो हार्ट हमारे कंट्रोल में तो वर्क करता नहीं है, इसीलिए क्या लिखा, कार्डियक मसल इनवॉलंटरी एक्शन करने वाली है, अपने आप वर्क कर रही है ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली वर्क करने वाला जो सिस्टम हमारी बॉडी में अवेलेबल है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोमेटिकली काम करने वाला सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मेनली आपके पास कार्डियक मसल जो वो कंट्रोल होती है। लेकिन रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हार्ट तो बीट करवाने में कार्डियक मसल हेल्प कर रही है ना, तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इज ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्डियक मसल can be controlled by the two system, one is the central nervous system, second is the autonomic nervous system, but mainly being controlled by the autonomic nervous system। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज है, अगेन देखिएगा कार्डियक मसल जो है ये नॉन फटीगेबल मसल होती है। अब नॉन फटीगेबल मसल क्यों है, ऐसा है, ये मान लीजिए आपके पास सिलिंड्रिकल टाइप की मसल होती है जिसमें आपके पास अभी भी जो एंड्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कार्डियक सेल दूसरे पर्टिकुलर कार्डियक सेल्स के साथ में किसकी मदद से जुड़ा हुआ होता है, दैट इज दी आपके पास में इंटरकैलेटेड डिस्क। ध्यान दीजिएगा वर्ड यहां पर एक यूज कर रहे हैं जो हमने पहले यूज नहीं किया, वो है आपके पास इंटरकैलेटेड। अब इंटरकैलेटेड डिस्क आपके पास जितनी भी कार्डियक मसल होगी उनके सेल को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करवाती है, और ये वाली जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है ये पूरे के पूरे कार्डियक मसल को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन और एक साथ रिलैक्सेशन करवाने में हेल्प करती है। इसीलिए कभी भी इंडिविजुअल सेक्शन जो है वो आपके पास में कार्डियक मसल के कभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो नहीं करते हैं, पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स करता है। कारण है इंटरकैलेटेड डिस्क दैट इज फाउंड इन द कार्डियक मसल। ये आपके पास ना तो स्केलेटल मसल में है ना तो स्मूथ मसल में होती है। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर न्यूक्लियस आपको एक दिख रहा है, यहां पर तो मल्टीपल न्यूक्लियस थे ना स्केलेटल मसल में, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन कार्डियक मसल कैसी है, यूनि न्यूक्लिएटेड लेकिन सिलिंड्रिकल है। इसका मतलब ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास में ये एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं कर सकती है, ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसी आपके पास स्केलेटल मसल शो करती है उतनी नहीं करती है, इसीलिए कार्डियक मसल ज्यादा थकती नहीं है, हमेशा एरोबिकली रेस्पिरेट करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती है, कार्डियक मसल में कभी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती है। क्लियर हो गया जी, ये भी इंपॉर्टेंट। चले लास्ट आपके पास जो मसल आती है इसको हम स्मूथ मसल कहते हैं। अब स्मूथ मसल में आपके पास जो सेल है वो जरा देखिएगा, स्पिंडल शेप्ड सेल है, फ्यूजिफॉर्म्ड सेल भी कहते हैं, जिनके टेपरिंग एंड, अब राउंड एंड नहीं है, कैसे एंड हो गए, टेपरिंग एंड है, और फ्लैटेंड सेल है, जैसा स्क्वेमस एपिथेलियम में आपके पास स्क्वेमस टाइप के सेल थे बिल्कुल वैसे ही सेल यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखो खासियत क्या हुई, यूनि न्यूक्लिएटेड है और आपके पास पर्टिकुलर टेपरिंग एंड है। अब क्या लिखता है, स्मूथ मसल जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन जो आपकी इंटरनल स्किन होती है वहां पर आपके पास ये प्रेजेंट होती है। देखो तो इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में तो काम करते नहीं है, इसका मतलब वो सारे के सारे जो आपके एक्शंस हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन कर रहे हैं वो इनवॉलंटरी एक्शन हो गए, और इनवॉलंटरी एक्शन जो मैंने कहा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उनको कौन कंट्रोल कर रही होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो स्मूथ मसल को किसने कंट्रोल कर रखा है, दैट इज पर्टिकुलरली अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यहां पर कोई भी रोल नहीं होता है। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ, इट इज अ नॉन स्ट्राइटेड मसल है, नॉन स्ट्राइट, यहां तो स्ट्राइएशन मिल रही है ना, एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट आपको स्केलेटल मसल में भी मिलते हैं, कार्डियक मसल में भी मिलते हैं। अब ध्यान दीजिए एक वर्डिंग और, स्मूथ मसल में भी एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट होते हैं लेकिन इतने ज्यादा फेंटेड होते हैं, फेंट का मतलब बहुत ही ज्यादा आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा है। अब अगर आपको कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है तो आप ये कहेंगे कि एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट होते ही नहीं है, लेकिन स्मूथ मसल में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट होते हैं, इसीलिए स्मूथ मसल पेरिस्टेलिसिस का फंडामेंटल फॉलो कर सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एग्जैक्टली में आपको दिखाई नहीं पड़ती है।
इसका मतलब एक्टिन मायोसिन कहीं ना कहीं स्मूथ मसल में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं कि कार्डिक मसल या आपके स्केलेटल मसल को स्मूथ मसल से कैसे डिफरेंशिएट करिएगा, तो आप ये कहते हैं कि स्मूथ मसल में एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको नॉन स्ट्राइटेड मसल कह दिया। और स्ट्राइटेड मसल आपके पास दो हो गई, एक स्केलेटल और एक कार्डिक मसल, क्योंकि उसमें एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट आपको मिल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई जी, इतनी चीज अगर पता हो। चलिए, उसके बाद आपकी बॉडी का एक्साइटेटरी टिश्यू आती है जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब नर्वस टिश्यू आपके पास कहां कहां प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होती है। ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट क्या है जी वो देखने की कोशिश करिए, क्लासिफिकेशन को जरा डील करने की कोशिश करें। देखिए, लेकिन कंपोनेंट लिखे हुए हैं आपके पास पर्टिकुलर नर्वस टिश्यू के, तो नर्वस टिश्यू में जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट आती है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। और इस न्यूरॉन में आपके पास पर्टिकुलर दो पार्ट आते हैं, एक को कहते हैं सेल बॉडी और दूसरे को कहते हैं न्यूराइड। और न्यूराइड में बेसिकली आपके पास दो चीजें आती हैं, एक है डेंड्राइट्स, एक होते हैं एक्सॉन्स। अब जरा इसको आगे हम डील करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास सेलुलर कंपोनेंट आ गया, ये भी हम डील कर लेंगे। इनको सपोर्टिंग सेल कहते हैं। तो सपोर्टिंग सेल में आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो आपके पास सेल आते हैं उनको नाम लिखते हैं स्टीलेट सेल, सैटेलाइट सेल भी कहते हैं इनको। और दूसरे आते हैं श्वान सेल। श्वान सेल इंपॉर्टेंट सेल होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, दूसरे आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग सेल पाए जाते हैं वो है एस्ट्रोसाइट, दूसरे आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, तीसरे आते हैं एपेंडाइमल सेल और फोर्थ आते हैं आपके पास माइक्रोग्लिया सेल। मैं यहीं पर आपको चीजों को बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि हो सकता है समय ना मिले हमें आगे डील करने का। देखो, Schwann cell in the peripheral nervous system and oligodendrocyte in the central nervous system are working as and same। दोनों की वर्केबिलिटी बिल्कुल सेम होती है। इनका काम होता है माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर देना। तो माइलिन शीथ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है वो आपको श्वान सेल बनाकर देते हैं, और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो आपके पास पर्टिकुलरली जो है वो भी माइलिन शीथ बनाकर देते हैं, लेकिन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये काम करते हैं। इंपॉर्टेंट है जी, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो अभी क्लियर कर लीजिए। और माइलिन शीथ जो होती है वो फैट से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, इसीलिए लिपिड इंसुलेटर है। और जब भी इंसुलेटर होगा तो वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंडक्शन नहीं होगी जहां जहां माइलिन शीथ होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखनी। दूसरा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो आपके पास पर्टिकुलर न्यूरॉन में होती है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट स्टार शेप्ड सेल होते हैं, इसीलिए इनको एस्ट्रो कहा जाता है। और इनका काम होता है मेटाबॉलिक एंड फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ दी पर्टिकुलरली दी न्यूरॉन जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तीसरे आते हैं एपेंडाइमल सेल। ये एपेंडाइमल सेल जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में उनको लाइन करते हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में एपेंडाइमल सेल जो है वो आपके पास हेल्प कर रहे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछी जाती है। जरा यहां पर देखिएगा, अब ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, मान लीजिए ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन में ये सेल बॉडी आ गई। अब यहां सेल बॉडी से आपको क्या चीज याद रखनी है, याद ये रखना है, जरा यहां पर देखिए निसल ग्रेन्यूल। सेल बॉडी के इनसाइड में निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये निसल ग्रेन्यूल बने होते हैं आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लस दी राइबोसोम भी होते हैं, फ्री राइबोसोम भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब निसल ग्रेन्यूल का अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस करना, राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस करना, तो निसल ग्रेन्यूल का फंक्शन प्रोटीन की सिंथेसिस करना, क्योंकि निसल ग्रेन्यूल है क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस दी राइबोसोम जो फ्री मात्रा में आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने ध्यान रखनी। दूसरा, अगर आप सेल बॉडी को इस पर्टिकुलर एक्सॉन, ये जो आपके पास ब्लू लाइन यहां से चली हुई है, ये ब्लू लाइन है आपके पास एक्सॉन, ये है आपके पास डेंड्राइट्स। अब देखो, हमसे पूछा जाता है एक्सॉन क्या होती है, एक्सटेंडेड नर्व फाइबर जो होता है उसको हम पर्टिकुलर एक्सॉन कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पर्टिकुलरली आपके पास माइलिन शीथ है। अब माइलिन शीथ तो आपके पास तभी अवेलेबल होगी ना, या तो श्वान सेल हो या तो ओलिगोडेंड्रोसाइट हो। मान लो अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट और अगर आपके पास श्वान सेल नहीं अवेलेबल है तो क्या माइलिन शीथ होगी, आंसर इज नो। तो मीन बाय एक्सॉन जो नेकेड होगी, नेकेड का मतलब उसके ऊपर किसी चीज की कवरिंग नहीं होने वाली है माइलिन शीथ की। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है, मान लो यहां पर इस रीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वो जनरेट होकर आती है, तो एक्सॉन में उसको पूरा रास्ता ट्रेवल कर जाना होगा, और अगर पूरा रास्ता ट्रेवल कर जाना होगा तो समय ज्यादा लगेगा, मीन बाय कंडक्शन वेलोसिटी स्लोअर हो जाएगी अगर माइलिन शीथ नहीं है। और अगर माइलिन शीथ अवेलेबल होगी तो होगा क्या, मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां जनरेट हुआ, आगे इंसुलेशन है,
लेकिन वहां से जंप कर कर जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, जिसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, जिस जगह पर एक्सॉन में आपके पास पर्टिकुलरली ये माइलिन शीथ नहीं होती, उसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने नोड्स ऑफ रेनवियर टू नोड्स ऑफ रेनवियर क्या करना है, जंप कर कर जाना है। इसको सॉल्टेटरी कंडक्शन भी कहा जाता है। तो कंडक्शन स्पीड क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आपके दो तरह की न्यूरॉन होगी, इसका मतलब जिसके एक्सॉन के ऊपर माइलिन की कवरिंग होगी और जिसके सरफेस के ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग नहीं होगी। जिसके सरफेस पर माइलिन की कवरिंग उसकी होगी उसको हम माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे या माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे, और जिसके सरफेस पर नहीं है उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में कंडक्शन वेलोसिटी बहुत तेज होती है, दैट इज 120 मीटर पर सेकंड, फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर है आपकी बॉडी के अंदर। और नॉन माइलिनेटेड के अंदर कभी भी उतनी वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि रास्ता उसको पूरा ट्रेवल कर कर जाना है। क्लियर हो गई जी। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन के साथ में मिलती है जिस जगह के ऊपर, तो वहां पर साइनैप्स बनता है, ये हमें पहले पता है। और जहां पर साइनैप्स बनता है वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो मेन आपके पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होती है उसको हम एसिटाइल कॉलिन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एसिटाइल कॉलिन ही आपके पास मसल के सरफेसिस पर भी रिलीज होती है, और ये आपके पास एक तरह से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जो मसल और न्यूरॉन को किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में हेल्प करने की कोशिश करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी मैंने चीजें कही हैं ये इंपॉर्टेंट है।